नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज इंटरनेशनल नर्स डे है और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि आज 220 साल गिरे हैं जो दुनिया की सबसे फेमस नर्स रही हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है पूरी देश पूरी दुनिया में, कोविड फैला हुआ है, मेरे ख्याल से ये जो कोरोना के वॉरियर्स हैं इनको एक सलाम अति आवश्यक है। और CNBC आवाज़ की पूरी टीम, जितनी भी हमारी नर्सेज हैं पूरे देश में, हर हॉस्पिटल में, गांव में, कस्बों में, जो इस बीमारी से जूझ रही हैं और हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ ठीक होकर घर पहुंचे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मेहनत है जो कि वो 24 घंटे 365 दिन 2 हफ्ते या 4 हफ्ते से लगातार करे जा रही हैं। तो उनको सलाम है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जहां भी हैं, जिस भी शहर में, वो भी इसी भावना से प्रेरित होंगे और जो भी उनके आसपास हॉस्पिटल या नर्सिंग स्टेशन होगा वहाँ पर जाके वो एक बार ज़रूर इंटरनेशनल नर्सेज डे पर एक सलाम इन महिलाओं को ज़रूर करेंगे। प्रदीप जी, आपके सामने लगभग 130 पॉइंट निफ्टी नीचे चल रहा है 9108 पर। हल्की सी आपने शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखी है। दिन का लो 9042 के आसपास था, वहां से हल्का सा एक बाउंस बैक 60 पॉइंट का आप वापस बाजार में आते हुए देख रहे हैं। 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके दम पर ये आपको तेजी आती हुई दिख रही है, लेकिन उनको जरा बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके सामने 1.5% नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगातार दूसरे दिन लाल निशान में 9107। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, यहां पर बिकवाली का दौर बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुबह था। 520 अंक यानी कि 2.8% का लाल निशान आपके सामने 18,421 के आसपास दिख रहा है। दिन का लो था 18,310, तो उसी लो के आसपास ट्रेड करते हुए ये दोनों इंडिसेस। अगर आप टॉप लूजर्स देखना चाहते हैं तो ज़्यादातर ये प्रेशर दोनों इंडिसेस पर बैंक्स की वजह से आ रहा है। खासकर अगर आप निफ्टी बैंक में देखें तो 12 के 12 शेयर्स जो हैं वो लाल निशान में चल रहे हैं। और अगर आप निफ्टी के अंदर देखें तो फिलहाल बहुत ज़बरदस्त एक रैली के बाद आज आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। वो बात सही है, 3 हफ्ते की शानदार तेज़ी के बाद आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक हल्का सा लाल निशान देख रहे हैं। बाकी जो सेलिंग प्रेशर है वो 4 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वजह से आता हुआ दिखेगा आपको दोनों इंडिसेस में। प्रदीप जी और बारीकी से बाजार को देखते हैं, उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या आपको लग रहा है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स जहां पर आपको लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स दिख रहे हैं बचे हुए 1.5 घंटे में। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। और आप देखिए मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन निचले स्तरों को होल्ड करने की कोशिश दिखाई दी है। अब सभी की नजर इस बात पे है कि क्या कुछ घोषणाएं निकल कर आती हैं आज शाम के संबोधन में या फिर उसके बाहर, क्योंकि उसकी चर्चाएं तो काफी तेज हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आपको एक अच्छी खरीदारी या एक तेजी का रुख कई एक सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप एविएशन पे नजर डाल सकते हैं, आप IT पे नजर डाल सकते हैं और कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम नजर डालेंगे, जहां पर आज आपको काफी हद तक तेजी नजर आ रही है। वेदांता का स्टॉक आपको 8% ऊपर दिखाई देगा। और अगर आप नजर डालें अलंबिक फार्मा पे, यहाँ पर तेजी का रुख जारी है और इस पे भी आप करीब 2.5-3% की तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो अलग अलग काफी सारे सेक्टर्स हैं, इन पर हम बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स काफी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको आखिर के 1.5 घंटे में मुनाफे वाले ट्रेड बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया आपके साथ जुड़ेंगे आज कार्यक्रम में। और राजेश जी से लेंगे ट्रेड एट 2, प्रदीप होचंदानी आपको देंगे ट्रेड एट 230 और श्रीकांत चौहान देंगे ट्रेड एट 3। फंडामेंटल नजरिया शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी से जानेंगे। हमारी नजर होगी 2 खास आने वाले नतीजों पर, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति, उन पर बात होगी आज कार्यक्रम में आगे। और इसके साथ साथ आपके लिए पंड्या का फंडा होगा, डीलिंग रूम चेक भी, और इस पर नजर रहेगी। कल का खिलाड़ी आज भी आपके लिए आगे लेकर आएंगे। तो इन सारी चीजों पर आप नजर बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आखिर के 1.5 घंटे में आपको हम बताने वाले हैं ढेर सारे शानदार मुनाफे वाले आइडिया। और सबसे पहला आइडिया राजेश पालविया लेकर आ रहे हैं, ट्रेड एट 2। बताइए प्रदीप जी, मेरा जो आइडिया है वो लॉन्ग साइड का है और उसमें मैंने ग्रेसिम को सिलेक्ट किया है
ट्रेडेड 2 के लिए, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप एग्रेसिव में एक बेस फॉर्मेशन के कहीं ना कहीं साइन दिखने को मिल रहे हैं और स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। आज के सेशन में काफी अच्छा बाइंग एक्शन और एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। मुझे लगता है ग्रेसिव फ्यूचर को यहाँ करंट लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। ये 510 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब मेरे हिसाब से इसमें जो टारगेट बन के आना चाहिए वो 525 530 के टारगेट इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलना चाहिए। तो करंट लेवल पे अगर 2-4 रुपए की गिरावट भी आती तो इसको बाय करके चले। 498 स्टॉप लॉस रखे, टारगेट होंगे 525 से 530 तक के। जी जी डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से अगर आप ग्रासिम की थोड़ी लंबी अवधि की चार्ट दिखाएंगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड जो है वो पिछले हफ्ते से ही चलता हुआ आपको दिख रहा है और पालविया साहब की राय है कि यहाँ पर आपको ये तेजी बरकरार दिखेगी। यहाँ पे आपने लो देखा लास्ट वीक लगभग 468 का और वहां से ऑलमोस्ट रोज के हिसाब से ये स्टॉक धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आपके सामने जो हाई लगता हुआ दिख रहा है वो है अप्रैल 22 का, तो 1% ऊपर। और अगर आप पालवे साहब की बात माने तो यहां पर आपको और तेजी आती हुई दिख सकती है। प्रदीप जी, जरा आप ऑटो स्पेस पर ध्यान देते हैं। यहां पर एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट ये होता हुआ दिख रहा है। सुबह से मैं काफी इनके डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था। अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो पहले 4 स्टॉक्स में से 3 जहां पर आप एवरेज वॉल्यूम बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो है मारुति, हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो। और कमाल की बात यह है इन तीनों स्टॉक्स ने दिन के जो लोएस्ट लेवल्स हैं वहां से एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। तो डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। ये वो शेयर्स हैं जो डिलीवरी में तब्दील हुए हैं। अगर आप मंडे का ट्रेड देखें तो हर जगह आपको डिलीवरी बढ़ती हुई दिखेगी और जो आज इंट्राडे आपने गैप डाउन देखा स्टॉक का सुबह खुलते वक्त, वो अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो हमारे साथ पालविया साहब जुड़े हैं, प्रदीप होपचंदानी साहब जुड़ेंगे और बाद में श्रीकांत साहब आएंगे। तो पालविया साहब से राय लेते हैं सबसे पहले हीरो मोटर्स पर। पालविया जी, आपके सामने 2020 का लो था और स्टॉक अब आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 2098 के आसपास। तो लगभग 78 पॉइंट का आपने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा है और वॉल्यूम भी शानदार है। बताइए क्या आप हिसाब लगाते हैं हीरो मोटर्स पर? किस हिसाब से आपको ये बढ़ता हुआ या फ्लैट होता हुआ दिखता है आज के लिए, बचे हुए सत्र के लिए और आगे आने वाले हफ्ते के लिए? बिल्कुल शैल जी, देखें तो कल भी हम मॉर्निंग शो में इसके बारे में जिक्र किया था। 2 व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा बाइंग रुझान देखने को मिला और हीरो मोटर की स्पेसिफिकली बात करें, स्टॉक 2000 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है और जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिली कल के सेशन में और आज भी जो बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 2200 तक के टारगेट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए इसे। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी आएगा तो इसको ऐड करें। जब तक ये 2000 के ऊपर है, मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो है 2200 का है और वो लेवल क्रॉस हो जाए तो फिर स्टॉक में 2350 तक के भी नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अभी यहां से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉप लॉस होगा वो 2060 का होगा, टारगेट होंगे 2200 तक के। जी चलिए, ये राय आपको 2200 के लक्ष्य के लिए हीरो मोटर कॉर्प पर मिल रही है। फ्यूचर्स में आप सिर्फ 8 रुपए का गेन देख रहे हैं, लेकिन इस बात पे ना जाएं, ये स्टॉक दिन के लोएस्ट लेवल से आपको लगभग 4-4.25% रिकवर होता हुआ दिखा रहा है। डायरेक्टर साहब, जरा मारुति का भी इंट्राडे चार्ट लाइए। नतीजों से पहले आप इंट्राडे बाउंस देख रहे हैं लगभग 5% दिन के लोएस्ट लेवल से, जो था 4651, और यहां पर वॉल्यूम भी शानदार है, लगभग 1.33% ज्यादा फिलहाल। तो आप भी बताएं पालविया साहब, किस हिसाब से मारुति आपको चार्ट्स पर लगता है? लाल निशान पे ना जाएं जो आपको दिख रहा है 0.6% नीचे। अगर आप 4691 के लोएस्ट लेवल से रिकवरी देखते हैं आज इंट्राडे, तो ये 5% ऊपर है। 5% का मतलब हो गया, आप समझिए कि लगभग 200 रुपए ऊपर आपने इसको बढ़ते हुए देखा है। पालविया साहब, आपकी राय? जी बिल्कुल शैल जी, इसमें अगर हम आज का लो भी देखें और अगर पिछले 4-5 दिन का सेशन का अगर मूव भी देखें तो 4750 के आसपास से बार बार ये स्टॉक में एक पुलबैक एक्शन बना है और आज भी ऑलमोस्ट उसके आसपास से ये पुलबैक हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से एक अप मूव बनना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का अगर 7-8 दिन का भी ट्रेंड देखें तो ये स्टॉक ने वो लेवल को डिफेंड किया हुआ है। मुझे लग रहा है 5100 5200 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। अगर डायरेक्ट यहाँ से बाय करते, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीपर है, 4750 स्टॉप लॉस लेना होगा। अगर किसी को थोड़ा सा सेफली प्ले करना है तो शेल जी मैं सजेस्ट करूंगा 5200 का कॉल ऑप्शन बाय कर ले, 144 के आसपास ट्रेड कर रहा है
उसमें स्टॉप लॉस रखे 95 रुपीस का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 5100 तक का मूव आएगा, तो ये कॉल ऑप्शन में 200 से 210 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। तो ये कॉल आपके लिए आते हुए मारुति सुजुकी पे, इसके नतीजों पर और हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं। लेकिन आपने ऑटो की बात की, और ऑटो में ये जो लगातार तेजी देखने को मिल रही है शैल जी, वो बहुत ही शानदार संकेत है। क्योंकि देखिए, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के एक पितामह माने जाते हैं चार्ल्स डाउ साहब, जिनके नाम पे डाउ जोन्स इंडेक्स भी बना है, उनका यह मानना था कि इकोनॉमी जो है वो ऑटोमोबाइल पे चलती है। तो जब ऑटो स्टॉक्स चलते हैं तो वो पूरे बाजार को अपने साथ लेकर जाते हैं। और इसका प्रमाण देखिए कि दिसंबर 2017 में ये पीक आउट हुआ था ऑटो इंडेक्स, और तब से लेकर अब तक इंडेक्स ने नए हाई बनाए हैं, लेकिन बाजार में कम से कम 80% स्टॉक्स हैं जो कि डाउन ट्रेंड में चले गए। और अब ये रिकवरी आएगी तो वो सारे के सारे स्टॉक हमारे आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी बढ़ेंगे, ये उम्मीद करनी चाहिए। इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक जिस पर आप कल भी चर्चा कर रहे थे वो है एक्साइड, और इसमें अभी अभी आपको एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा। बैटरी की डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और खबरें मिल रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में अब जो सर्विस रिपेयर की दुकानें हैं वो सब खुलती हुई नजर आ रही हैं। तो एक्साइड देखिए दिन के हाईस पर इस वक्त, बल्कि मुझे तो पालवी जी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से करीब हफ्ते भर के कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। ये क्या कहते हैं आप, बताइए टारगेट क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, और काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज ऐड होते हुए दिख रहा है। 18% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि 158 से 164 ये दो टारगेट के लिए अभी के अभी इसको बाय करना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बैठता है वो 148 का है, तो मेरे हिसाब से 158 164 ये दो टारगेट इसमें बहुत जल्दी आते हुए दिखना चाहिए। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए इस स्टॉक में दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा ऐड होते हुए दिख रहा है। तो टेक्निकल एफएनओ हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन। तो बैटरी चार्ज हो रही है आपकी। एक्साइड फिलहाल 2.5% ऊपर, लेकिन ब्रेकआउट के टारगेट आपको नजर आएंगे यहां से करीबन 164 रुपए तक के। निफ्टी की बात करते हैं, और निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट मूव्स देखने को मिले हैं निफ्टी में। 2 दिन से हम दरअसल निफ्टी के चार्ट पर नजर नहीं डाल रहे थे, लेकिन आज आपके सामने वो जो चार्ट है ये देखिए रहा। इसमें आप 2 चीजें देखिए। पहले तो ये आप पूरी रिकवरी देख रहे हैं, जो आप इस स्टॉक पे इस चार्ट पे जो सबसे निचला स्तर देख पा रहे हैं वो 24 मार्च का है, जब निफ्टी ने एक लो बनाया था 7500 का। पहली तेजी जो देखने को मिली उसमें 9038 तक के हाइस बने। तो वहां से आप एक ट्रेंड लाइन ऊपर खींचे, और उसी के पैरेलल लाइन अगर नीचे खींचेंगे तो जो नीचे वाली लाइन है वो इस वक्त आज की तारीख में 9000 के आसपास आती है। और आज हमने जिस तरह से 9040-45 के आसपास एक लो बनते हुए देखा है, वो आज का इंट्राडे टारगेट भी था जो सुबह मैंने ट्वीट किया था। और देखिए आप उसी लेवल से निकल करके, उसी लेवल से सपोर्ट लेकर के बाजार ने या निफ्टी ने आपको एक बाउंस दिया है। तो अब आपको यहां से आगे निचले स्तरों पे 9000 से 9050 के बीच एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। इसके टूटने के बाद आपको अगले मंदी के संकेत मिलेंगे, तब तक आप उम्मीद करेंगे एक बाउंस की। लेकिन वो बाउंस आपको कहां तक ले जा सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये जो एक गुलाबी रंग की लकीर ऊपर से आती हुई देख रहे हैं, ये जो कर्व है ये मंथली मूविंग एवरेज है, और ये हम संभाल के चल रहे थे, जबकि निफ्टी बैंक ने ये लेवल करीब 4 दिन पहले ही तोड़ दिया था। और मैं हर रोज आपको बताता था कि देखिए निफ्टी बैंक का ये लेवल है, ये आज का चैलेंज है, और बुल्स उसको मीट नहीं कर पा रहे थे। तो आज निफ्टी ने भी गैप डाउन के साथ ये लेवल तोड़ दिया है, जो निफ्टी 3 दिनों से बहुत मजबूती के साथ होल्ड करके चल रहा था। और ये लेवल आता है आपका तकरीबन 9230-40 के आसपास। तो इस समय आपकी जो रेंज बन रही है वो नीचे 9000-9040 के करीब है, और ऊपर कोई बाउंस आता है तो वो आपको 9240 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न है कि पहले निफ्टी बैंक ने और फिर निफ्टी ने ये मूविंग एवरेज तोड़ा है, वो आपको ये बता रहा है कि उछाल पे आपको फिर से बिकवाली देखने को मिलेगी निफ्टी में। पालवी जी, ये मेरी राय बन रही है कि अगर 9200 के आसपास तक आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट्स के लिए बेहतर समझ के यहां पर मंदी के खिलाड़ी और बेचना चाहेंगे निफ्टी को। क्या कॉल है आपकी? जी हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, आज के सेशन में भी देखें तो कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव हुए 9100 9200 की स्ट्राइक पे, जो कि दर्शाता है कि बिल्कुल आपने जो लेवल पॉइंट आउट किया 9230 9250, ये जोन में जरूर एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। और मार्केट को अगर यहाँ से वापस से एक कंफर्ट जोन में जाना है तो ये लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और विथ वॉल्यूम एक्शन अगर ये क्रॉस होता है तो फिर हम यहाँ से वापस ऊपर के टारगेट जो 9400 है वहां तक जा सकते हैं। तो अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिलेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। 9050 की रेंज जैसे आपने अभी बताया, बिल्कुल वही लेवल पे हम सपोर्ट लेके बार बार पुल बैक देंगे। 9250 तक का ट्रेड बनेगा। करंट लेवल से अब ऑलरेडी एक बार हम डाउनसाइड का ट्रेड इंट्राडे में देख चुके, तो मेरे हिसाब से अगर किसी को यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड प्ले करना है जो कि 9250 की रेंज तक के लिए करना है, तो 9200 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करें।
जो कि 71 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें आज के लो का ही स्टॉप लॉस रख ले या 48 रुपीज का स्टॉप लॉस रख ले, और टारगेट उसके जो बनेंगे वो 120 रुपए तक के। तो ये रेंज को प्ले करना है तो कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेफ्टी भी रहेगी और उसमें रिस्क भी कम रहेगी ट्रेड में। चलिए, ये राय आपको निफ्टी पर मिल रही है। प्रदीप जी, मैं दो आंकड़े आपको देना चाह रहा था। मई के महीने में अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखें तो 8 ट्रेडिंग सेशन में आपने लगभग 800 पॉइंट निफ्टी पर गंवाए हैं, और अगर आप बैंक निफ्टी पर देखें तो ये आंकड़ा लगभग 3200 पॉइंट के आसपास है। तो ये जरा चिंताजनक विषय है, क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते आपने सेलिंग देखी। कल का भी दिन निफ्टी के लिए अच्छा नहीं था, और बैंक निफ्टी के लिए तो खासकर बहुत ही परेशानी के दिन चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रदीप जी का मानना है कि आप देखिए कि 9000 के आसपास आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। पालविया साहब भी यही कह रहे हैं। तो निफ्टी 50 अगर आप मई के 8 ट्रेडिंग सेशंस देखें डायरेक्टर साहब, थोड़ी अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएं तो वहां पर दिखेगा कि आपने 800 पॉइंट खोए हैं इस इंडेक्स पर। और अगर हम बैंक निफ्टी को दिखा पाएं लगभग 2-3 हफ्ते की चाल, तो वहां पर आपको दिखेगा, जी हाँ, ये देखिए, एक महीने में तो आपको ये ज्यादा कट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ मई का महीना देखें तो लगभग 3200 पॉइंट बैंक निफ्टी पर, जो कि आपके सामने चल रहा है फिलहाल 7 अप्रैल के लोस के आसपास, और निफ्टी पर आपने लगभग 800 पॉइंट का कट आते हुए देखा है। 9890 का हाई आपने लगता हुआ देखा था 30 अप्रैल को, और वहां से लगातार आप बिकवारी देख रहे हैं पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में। चलिए, ये तो बात हुई इंडिसेस की। एक स्टॉक पर ध्यान देते हैं जहां आप बहुत शानदार तेजी देख रहे हैं। प्रदीप चंदानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। आपके लिए चर्चा शुरू करते हैं वेदांता से। फिलहाल निफ्टी में टॉप गेनर है 8.6% ऊपर, और पूरा बाजार गर्म है इस बात पर कि जो अनिल अग्रवाल साहब की ग्रुप कंपनीज हैं वो एक शानदार डिविडेंड देंगी वेदांता को। अब डिविडेंड प्ले अगर है तो है, लेकिन फिलहाल 5 या 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक शानदार आप इसमें बाउंस आते हुए देख रहे हैं 8.9% के आसपास। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है वेदांता? नमस्कार शैल जी, आपने सही इसमें ऑब्जर्वेशन किया कि ये कुछ 6-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस से इसकी अपमूव रिज्यूम कर रहा है। अब इसका 6-7 दिन पहले एक 91 का टॉप बना था, उसको ये चैलेंज करेगा, तो ये 91 का एक इमीडिएट टारगेट बन रहा है। इस लेवल पे भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 91 का इसमें टारगेट रहेगा। 91 अगर ये क्रॉस करता है तो डेली चार्ट्स पे एक बाय कंफर्म करेगा, और उस केस में इसका जो टारगेट रहेगा वो करीबन 105 से 110 का रहेगा। तो एक पॉजिटिव बायस है। जो शॉर्ट टर्म में अर्ली चार्ट्स पे जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो करीबन 80-81 के बीच में, तो उसी का एक स्टॉप लॉस लगा के पहला एक टारगेट 91 रहेगा, और वो क्रॉस होता है तो इसमें फर्दर अपमूव भी देखी जा सकती है। ओके, तो ये कॉल आपके लिए वेदांता पे आती हुई। और देखिए, आज जैसे कि शैल जी अभी बता रहे थे आपको, स्टरलाइट टेक ने एक 3 रुपए से अधिक के डिविडेंड की घोषणा की है, और आज हिंदुस्तान जिंक की भी बोर्ड मीटिंग है जहां पे एक डिविडेंड की घोषणा होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि वेदांता वो एक स्टॉक है जिसकी चर्चा हमने सुबह की थी, जब दूसरे मेटल स्टॉक्स कमजोर चल रहे थे तब भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी, और हिंदुस्तान जिंक में भी इनफैक्ट वहां पर अब आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पे लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई थी, तो आज शायद इवेंट के पहले वो थोड़ी मुनाफा वसूली कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में। लेकिन वेदांता पे आप देख सकते हैं एक तेजी का ट्रेड लगातार बना हुआ है, और यहाँ पर खरीदारी बदस्तूर जारी है। स्टरलाइट टेक पे भी नजर रखिए, क्योंकि यहां पर नतीजे आने के बाद एक बार जरूर डिप आया, लेकिन बाद में डिविडेंड की खबर आई, और उसके बाद डिटेल्स के साथ अगर आप देखें तो अब ये वापस से अपने दिन के हाईज की तरफ लौटता हुआ आपको दिखाई देगा। पालवी जी, कैसे देख रहे हैं आप स्टरलाइट टेक को? नहीं प्रदीप जी, अगर देखें तो बिल्कुल कंसिस्टेंट बाइंग है स्टॉक में। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट देखें तो ये 4था-5वां वीक है जहां पे स्टॉक एक अप मूव दिखा रहा है, और स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग दिख रही है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 110 से 115 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। 110-115 के टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। 110 से 115 के टारगेट आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आता हुआ। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे बहुत अच्छी तेजी के रुख में ये स्टॉक चल रहा था, और अगर आप देखें तो थोड़े से इंट्राडे करेक्शन के बाद इसने फिर से वही तेजी वापस पकड़ ली है। तो काफी तेजी आप देख रहे हैं। देखिए, स्टरलाइट टेक भी एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ स्टॉक है, और जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको इस सेगमेंट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मेरा आज का फंडा स्टॉक भी उसी पे है, तो आइए मैं बताता हूं आपको मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक।
तो जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो है NIIT लिमिटेड। NIIT लिमिटेड ध्यान रखिएगा, और इसका टारगेट जो मैंने तय किया है वो करीबन 110 रुपए का आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। NIIT लिमिटेड, जी हाँ, ये स्टॉक जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इस स्टॉक को चुनने की वजह क्या है? आप इसकी बुक वैल्यू पे नजर डालिए तो वो है तकरीबन 120 रुपए। तो आपको वहां से भी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर यह स्टॉक इस समय ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बाजार में आप देखिए क्या चल रहा है। मोटे तौर पे आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेयरों में तेजी हो रही है, लेकिन ये जो कंपनी है ये आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी नहीं है जैसे आमतौर पे कंपनियां होती हैं। इनका एक स्टेक था, इनकी हिस्सेदारी थी, NIIT टेक जो इनकी ग्रुप कंपनी है वो इन्होंने बेचा। लेकिन उसके बेचने के बाद की अगर आप स्थिति देखें तो एक तो ये कंपनी डेट फ्री हो गई, इसके साथ ही साथ इस कंपनी में करीब करीब 1000 से 1100 करोड़ रुपए का कैश बन चुका है। तो जिस कंपनी के बुक पे आपको 1000 करोड़ का कैश दिखता है उसकी मार्केट कैप केवल 1415 करोड़ रुपए है। तो जाहिर है कि इस कैश की वजह से वैल्यूएशन का बहुत अच्छा कुशन है, और जो पूरा ये मेन काम करते हैं आईटी ट्रेनिंग का, उसका वैल्यूएशन आपको 500 करोड़ से भी कम मिल रहा है, क्योंकि बाकी तो पूरा कैश है। तो जाहिर है कि बाजार इस समय इसको बहुत ही डीप डिस्काउंट दे रहा है, जो वैल्यूएशन है वो काफी नीचे के स्तर के दे रहे हैं, और यहां से आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलना चाहिए। इस वजह से इस मार्केट में ये बहुत ही सेफ और साउंड बेट है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का काम करते हैं, 2-3 तरह के इनके कारोबार हैं। एक, ये कंपनीज के लिए उनके एम्प्लॉइज को आईटी की ट्रेनिंग देते हैं। ये जो वर्टिकल है इससे करीब करीब 3/4 कमाई होती है कंपनी की, और उस सेगमेंट में अब देखिए डिमांड कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग घर से बैठकर काम कर रहे हैं उन्हें एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। ये बात सारे कंपनीज बता रही हैं। तो वो ट्रेनिंग देने का कारोबार जो पिछले साल 22% बढ़ा था, मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर आपको ये बिजनेस दुगना होता हुआ भी नजर आए यहां से आगे। तो आप बहुत ही बम्पर कमाई इस वर्टिकल से देखने वाले हैं, जो इनकी कोर कंपिटेंसी है। इसके अलावा ये स्किल डेवलपमेंट के काम करती हैं, और कंपनी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपना जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस था उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब जो कमाई हो रही है वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से हो रही है, और वहां पर मुनाफा काफी अच्छा आ रहा है। साथ ही साथ ये स्कूलों के साथ भी काम करते हैं। 2-3 वर्टिकल्स में कुल मिलाकर ये कंपनी काम करती है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस समय जो थीम सबसे अहम इस बाजार से उभर कर सामने आ रही है ट्रेनिंग की, रीस्किलिंग की, उसके लिए ये कंपनी अच्छी तरह पोजीशनड है। लेकिन इतना ही नहीं, देखिए अभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि बुक वैल्यू से ये डिस्काउंट पे है तो आपको लेना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं इसके पास कैश है तो आपको लेना चाहिए। अगर मैं एक कैलकुलेशन करूं, मेरा अपना अंदाजा जो बन के आ रहा है कि करीब करीब आप यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त जो वैल्यूएशंस हैं वो प्रोजेक्ट अगर आप करेंगे तो 10 के आसपास का पी बैठता है, मेरा रफ ईपीएस कैलकुलेशन जो बता रहा है। लेकिन कंपनी ने एनालिस्ट को यह जानकारी दी है कि ये जो कैश इनके पास जमा है इससे ये अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए कैपेक्स तो कर ही रहे हैं, पर ये एक्विजिशंस की तैयारी में है। देखिए इस सेगमेंट पे, ये जो स्किल डेवलपमेंट का सेगमेंट है, ये जो ट्रेनिंग का सेगमेंट है, जहां पे हम बड़ा एक्सपेंशन देख रहे हैं पोस्ट कोविड एरा में, कई सारे ऐसे अट्रैक्टिव एक्विजिशंस होंगे, ऐसे स्टार्टअप्स होंगे, ऐसी कंपनीज होंगी जिनको ये एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे कर पाएंगे उसके लिए तैयार हैं, कैश भी तैयार है। वो एक और बड़ा ट्रिगर होगा जब भी इसकी घोषणा होगी, जब भी ये जानकारी निकल कर आएगी। शायद यही वजह है कि इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग है करीब 12.5%, FIIs की शेयर होल्डिंग है तकरीबन 17%, यानी 30% हिस्सा, करीब करीब 1/3 कंपनी इन बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है, जो इस बिजनेस को, इसकी पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और आज मैंने इस स्टॉक को खास तौर पे इसलिए चुना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आकर बैठा है, जहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद शानदार हो जाता है NIIT के लिए। पालवी जी, आप चार्ट पे नजर डालिए, आप क्या कहते हैं, आपके टारगेट क्या होंगे? मेरा इमीडिएट टारगेट 110 रुपए है, बुक वैल्यू 120 रुपए है, तो पहला टारगेट जोन मेरे हिसाब से वो बनता है। बिल्कुल प्रदीप जी, अपने ये स्टॉक को बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, और जो स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसमें होते हुए दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में 120 के टारगेट जो आपने सजेस्ट किए वो बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक अगर देखें तो 7-8 वीक से एक कंसोलिडेशन हो रहा है और उसका ब्रेकआउट होने वाला है। और जिस तरीके से इसमें चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 115-120 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसको करंट लेवल पे बाय करते रहना चाहिए। टेक्निकल स्टॉप लॉस जो इसका बन के आता है वो 80 रुपए के आसपास है करंट लेवल से, और टारगेट होंगे 115-120 तक के। तो 115-120 जिस जोन की बात मैंने की, आपको भी लगता है कि उसी रेंज में जाता हुआ नजर आएगा? शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं क्या डायरेक्टर साहब? नहीं, अभी हमारे साथ शर्मिला जी नहीं जुड़ी है। तो NIIT लिमिटेड
यह स्टॉक फिलहाल आपके सामने जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त दिन के हाईज पर ट्रेड होता हुआ 115 से 120 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय आपको दी जा रही है यहां पर, और काफी सपोर्ट के करीब है, तो स्टॉप लॉस आपके लिए बेहद क्लोज होगा इस स्टॉक पे। शैल जी वापस हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन तब तक मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं स्टरलाइट टेक पे नजर डालिए। हमने अभी चर्चा की थी और ये स्टॉक वापस से तेजी पकड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नजर डालिए कुछ और स्टॉक्स पे जहां पर आज आप एक्शन देख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, डायरेक्टर साहब ये स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कोचिन शिपयार्ड आज सुबह आशीष ने सुझाया था आपको जैकपॉट शेयर के तौर पे, और देखिए पिछले कुछ मिनटों के दौरान मैं देख रहा हूं यहां पर खरीदारी और बढ़ रही है दिन के कंसोलिडेशन के साथ। तो जैसे कि आमतौर पे होता है जब बाजार में तेज गिरावट आती है तो अच्छे स्टॉक एक इंट्राडे करेक्शन आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वहां से रिकवरी होती हुई आपको वैसी ही नजर आती है बाजार के साथ साथ। कोचिन शिपयार्ड के चार्ट पे अगर आप नजर डालते हैं पालवे जी, तो डिप के बाद निचले स्तरों से करीब 243 के आसपास के लो बना करके ये स्टॉक अब फिर से रिकवर हो रहा है, दिन के हाईज की तरफ लौटता हुआ, क्या कॉल देंगे? जी प्रदीप जी, और अगर हम देखें तो आज काफी एक बड़ा वॉल्यूम ओपनिंग में भी देखने को मिला स्टॉक में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक ब्लॉक डील भी हुआ है करीब, लेकिन जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक ने कल के सेशन में एक बाइंग दिखाया, आज भी उसमें फॉलोअप बाइंग है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक नियर टर्म चार्ट पे बेस बनने के सिग्नल मिल रहे हैं, और ये स्टॉक में अभी करंट लेवल से 242 ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए लॉन्ग साइड का ट्रेड करने के लिए। ऊपर में मुझे इमीडिएट जो टारगेट लगते हैं वो 270 तक के टारगेट मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कोचिन शिपयार्ड में एक अर्ली इंडिकेशन है बेस फॉर्मेशन का, और एक पुलबैक के लिए यहाँ पे हमें 270 तक के टारगेट के लिए इसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 242 के स्टॉप लॉस से। प्रदीप जी, अगर कोचिन शिपयार्ड के बारे में थोड़ी और बात की जाए तो वो बेहतर होगा। आज सुबह आशीष जी का जैकपॉट शेयर कोचिन शिपयार्ड था। आप लगभग इसमें 13,70,000 74,000 शेयर की वॉल्यूम देख रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि एवरेज के ये 5 गुना ज्यादा है 20 दिन के एवरेज से, और हाईएस्ट वॉल्यूम अब आप लगते हुए देख रहे हैं इस काउंटर में कम से कम 23 जनवरी से। तो लगभग 5 महीने की आप हाईएस्ट वॉल्यूम फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। और जैसा कि आपको प्रदीप जी बता ही रहे थे कि स्टॉक गैप अप खुला, क्योंकि प्रदीप जी ने इसको माफ कीजिए आशीष जी का ये जैकपॉट स्टॉक था, और बहुत ही आराम से सारे दिन अब इसने ट्रेड किया है, और अब अच्छी तरीके से ये ऊपर की तरफ शायद ये अपने दिन के हाईएस्ट लेवल्स को रिक्लेम करे, जो कि थे 252 या 253, और उसके बाद पालविया साहब की राय है कि आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। एक स्टॉक प्रदीप जी मैं मार्क करना चाहता हूं, ये है टाइटन। यहां पर आप बहुत अच्छी पोजिशनिंग देख रहे हैं। स्टॉक तो आपको सिर्फ 1.4% ऊपर दिखेगा 842 पर, लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह हो रही है कि जितने भी लोअर लेवल्स हैं वहां पर आपको शानदार बाइंग आती हुई दिख रही है, और यहां पर 44 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड शानदार है, 6 दिन की गिरावट के बाद वापस टाइटन हरे निशान में, और काफी सारे इनके जो स्टोर्स हैं वो आपको खुलते हुए दिखेंगे। टाइटन ने वीकेंड पर बताया कि लगभग 50 वॉच शॉप्स, अनगिनत इनके ज्वेलरी स्टोर्स आपको सब खुलते हुए दिखेंगे। तो ये एक शानदार ट्रेड है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से पोजिशनड है बुल्स के लिए, और अब आपको तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। 844 आपके सामने। पालविया साहब बताइए टाइटन चार्ट्स पर आपको कैसा दिखता है? जी हाँ शैल जी, अगर हम देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे जरूर एक जो बिल्कुल सपोर्ट के पास से ये स्टॉक में पुलबैक एक्शन देखने को मिली, जो कि इसका 825 के आसपास था ये सपोर्ट, और वहीं से स्टॉक ने एक पुलबैक जरूर दिखाया है। हालांकि अगर देखें तो थोड़ा सा ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो वीक साइड में, बट यहाँ से एक पुलबैक की हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो पुलबैक बनेगा इसमें 880 890 तक का पुलबैक इसमें बन सकता है। तो 825 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसमें 880 890 के पुलबैक के लिए इसको ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग साइड बाय करके। जी डायरेक्टर साहब, ये आप इंट्राडे चार्ट दिखा रहे हैं टाइटन का। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट दिखा पाएं तो टाइटन में काफी समय से एक सेलिंग चलती हुई दिख रही है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जो एनालिस्ट को लगा कि एस्पिरेशनल परचेजेस अब नहीं होंगी। स्टॉक लगभग 950 के हाईएस्ट लेवल पर था कुछ समय पहले। ये बात हो रही है 30 अप्रैल की, और पिछले 6 सेशन से आपको लाल निशान में दिख रहा है, और आज पहला दिन ऐसा है कि आप इसमें एक अच्छा हरा निशान देख रहे हैं। वॉल्यूम भी शानदार है। अब आपके सामने टाइटन में
44,45,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और ये अपने एवरेज वॉल्यूम के 1.1 गुना ज्यादा है। तो इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, यहां पर शायद आपको पोजिशनली बहुत अच्छी कॉल आती हुई दिखे। चलिए 2:30 हो चुके हैं। प्रदीप होचंदानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बचे हुए 1 घंटे के लिए शानदार कॉल देंगे। प्रदीप जी बताइए, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड क्या है आपके फेवर में फिलहाल? चलिए लॉन्ग साइड में एक स्टॉक देना चाहूंगा क्योंकि रेलवे एक थीम बना हुआ है। IRCTC 2 दिन से सर्किट लगा रहा है, तो इसी क्षेत्र का PSU स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, उस पे मैं बाय देना चाहूंगा। इरकॉन इंटरनेशनल ने 17 अप्रैल को 98.25 का टॉप बनाया था और तकरीबन अभी 1 महीना होने को आया, इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। 34 DMA और 200 DMA के पास जाके ये अपना अप ट्रेंड फिर से रिज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि 3-4 दिन में एक अच्छा गेन मिल सकता है, इसी लेवल पे बाय करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 85.50 का और टारगेट रहेंगे 94 की। प्रॉफिट सेलिंग। चलिए इरकॉन पर राय मिल रही है। इस स्टॉक पर भी हम लोगों ने सुबह चर्चा करी थी, लगभग 86 रुपए से ये ऊपर की तरफ बढ़ा था और अभी आपके सामने 88-80 प्राइस है और टारगेट है होचंदानी साहब का 94। शर्मिला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शर्मिला जी स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मई के महीने में आप देख रही हैं लगभग 800 पॉइंट का कट फिलहाल पिछले 8 सेशंस में निफ्टी पे आया और 3200 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। किस हिसाब से आप बाजार में देख रही हैं ये सेलिंग प्रेशर और कहां आप उम्मीद करती हैं कि वापस एक बाय की किरण बाजार में आती हुई दिखेगी? तो आई थिंक फॉर द मंथ ऑफ मे मेरी ब्रॉड एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट का रेंज जो रहेगा वो 8,800 ऑन द लोअर साइड एंड अबाउट 9,400-600 ऑन द हायर साइड रहेगा और आई थिंक इट्स सो फार प्लेइंग आउट टू प्लान। तो मेरे हिसाब से नाउ मार्केट जिस तरह से पिछले हफ्ते करेक्ट हुआ है उससे मुझे लगता है कि नाउ इट इज सॉर्ट ऑफ इन एन ओवरसोल्ड जोन। सो आई थिंक मेरे लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का भी मार्केट ये बन गया है। एंड क्लियरली आई थिंक द प्रेशर इज ऑन बैंकिंग क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है कि कितना मोरेटोरियम कितना यूज हुआ है, एक नए एनपीए साइकिल चालू होने की बात जिस तरह से है और जितना आई थिंक लॉकडाउन डिले होता है उतना इकोनॉमी को ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा और उतनी एनपीएस ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है विच विल डायरेक्टली बी फेल्ड बाय बैंक। सो आई थिंक इट्स नॉट विदाउट रीजन। तो हम आई थिंक मार्केट अब इसी इंतजार में है कि किसी तरह का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आए। आई थिंक दैट कुड चेंज थिंग्स ड्रामेटिकली, तो उसका इंतजार रहेगा। बट ओवरऑल आई थिंक अब मार्केट मेरे लिए थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है एंड टुडे इनफैक्ट माय बाय रिकमेंडेशन हैज बीन ऑन HDFC बैंक क्योंकि वो 900 रुपए के अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल सामने आता हुआ और इस बीच नजर डालिए कुछ स्टॉक्स पे जो तेजी के साथ बढ़ते हुए, लेकिन दिक्कत यही है कि सर्किट बहुत जल्दी लग जाते हैं। मैंने एक स्टॉक पकड़ा GIC, लेकिन GIC री इसकी मैं बात कर रहा हूं, 5% का ही सर्किट है, ये अपने सर्किट पर पहुंच चुका है। दूसरा स्टॉक जहां पे मुझे एक्शन बनता हुआ नजर आया वो था एस्ट्रा माइक्रो, लेकिन ये भी आप देखिए 3.5% देखते देखते पहुंच चुका है और यहां पर भी आपको 5% का ही सर्किट नजर आएगा। तो इन दिनों स्टॉक इतनी तेजी से इतनी जल्दी सर्किट पे लग जाते हैं कि वहां पर मौका ज्यादा लंबा मिलता नहीं है। लेकिन जहां पे मेरी नजर है दीपक फर्टिलाइजर वो अगला स्टॉक होगा और यहां आपके लिए पूरा भरपूर मौका है। और अगर आज मुझे 2 फंडा स्टॉक देने होते तो मैं कहता कि दीपक फर्टिलाइजर भी इस समय आप इस लेवल पे जरूर लें क्योंकि ये आपको दुगना डबल सिलेंडर वाला फायर पावर दिखाएगा आगे। डबल सिलेंडर में क्यों कह रहा हूं दीपक फर्टिलाइजर के लिए? देखिए जो इनका एक फर्टिलाइजर का कारोबार है वो तो बढ़ ही रहा है और इसकी पूरी उम्मीद है कि सरकार की ओर से जो मदद जो राहत की कोशिशें हो रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों पे किसानों पे फोकस रहेगी और अगली फसल भी बेहतर होने की पूरी गुंजाइश इस समय दिखाई दे रही है। काफी लोग जो लौटकर गांवों में जा रहे हैं वो भी इनके लिए डिमांड बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरा जो केमिकल का कारोबार है वहां पर आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक अब धीरे धीरे दुकानें खुलती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक शहर में एक के बाद एक इंडस्ट्री में कारोबार शुरू हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो पहले हमने टाइटनिंग रखी थी वो पूरी तरह से जारी रखने की अब जरूरत नहीं है। तो वो इंडस्ट्रियल केमिकल वाला जो हिस्सा है, एसिड प्रोडक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे ये करते हैं, बहुत तरह के केमिकल बनाते हैं, उनमें आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। अब आगे अगले हफ्ते से, इस हफ्ते से ही शुरू हो गया हम कह सकते हैं। इस चार्ट पे राजेश जी जरा नजर डालिए, दीपक फर्टिलाइजर बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आज आपको ये रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है थोड़ा बड़ा वाला टारगेट बताइएगा।
जी बिल्कुल, और काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि इसका इमीडिएट टारगेट तो जो देखने को मिलेगा वो 125-26 के आसपास है, तो वो एक इमीडिएट टारगेट है। लेकिन मुझे जिस तरीके से इसमें पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ये 125-26 का ब्रेकआउट कर लेता है विथ वॉल्यूम एक्शन, तो फिर इसमें काफी बड़े टारगेट आते हुए दिखेंगे, जो कि इसको 148 150 प्रिसाइसली बात करें तो 150 तक के टारगेट भी इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन पिछले 3-4 वीक का अगर हम देखें तो, और जिस तरीके से मार्केट में इसमें जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली पिछले 3-4 वीक में, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। 125-26 पहला टारगेट होगा, दूसरे टारगेट जो होंगे इसके ब्रेकआउट के बाद वो 150 तक के होंगे। करंट लेवल से अगर टेक्निकल स्टॉप लॉस रखें तो इसमें 92 रुपीस का स्टॉप लॉस रखें, और इसमें अगर थोड़ा होल्ड करेंगे तो 150 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, 150 तक के भी लेवल आपको दिख सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ही शार्प रिवर्सल, और आज आप देखिए पिछले कुछ मिनटों में देखते देखते ये जो शार्प मूव आया है वहां पे अब वॉल्यूम बनने शुरू हुए हैं। तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया होता है कि आप जब स्टॉक को चलते हुए देख रहे हैं एक अच्छी गिरावट के बाद, और शुरुआत में आज ओवरऑल वॉल्यूम कम है, अब जब ये स्टॉक चल रहा है तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट अभी यहां पे आना शुरू हुआ है। ये रिवर्सल है, और अगर आप ये पोजीशन लेकर जाएंगे, इसको आप कल के लिए रखिए, हफ्ते के लिए रखिए, थोड़ा लंबा पोजीशन लीजिए। ये राय आपके लिए फिलहाल राजेश पालवे जी की ओर से आती हुई, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपको फिलहाल ये रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेहतर ट्रेड आपके लिए आता हुआ दीपक फर्टिलाइजर में। दिग्गजों में एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड मुझे जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पालवे जी उस पर नजर डालिएगा। वो है आईटीसी, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी पिछले आधे घंटे में ही इसमें करीब 2-2.5% का स्विंग और आ गया, 3.5% ऊपर। बहुत अच्छी खासी गिरावट के बाद आप ये रिवर्सल देख रहे हैं। 184-85 से नीचे आया था। क्या यहां से आपको लगता है कि एक बारगी एक पुल बैक का ट्रेड कम से कम बनेगा? प्रदीप जी, अगर हम देखें तो इसका वीकली सेटअप देखें तो ये इस लेवल से प्राइस जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, उसको कहीं ना कहीं नेगेट करते हुए दिख रहा है, और एक बाइंग यहां से लोअर साइड पे देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल पुल बैक का एक ट्रेड बनेगा। काफी बड़ा मूव तो नहीं बन सकता है, बट मुझे लग रहा है 174-175 जोन में जरूर आ सकता है ये स्टॉक। करंट लेवल से 158 ये स्टॉप लॉस रखना होगा इस बाइंग के लिए, और 175 तक के मूव इसमें पुल बैक के बन सकते हैं। प्रदीप जी, आपने जैसे निफ्टी का जिक्र किया था, निफ्टी आपने जो इंडिकेट किया था उस हिसाब से 9230 के आसपास आ चुका है, और हम लोगों ने जो सजेस्ट किया था 9200 का कॉल ऑप्शन, उसने करीब 140 के हाई अभी बना लिए। तो जिन्होंने भी वो लिया है कॉल ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से उसमें इंट्राडे जिन्होंने लिया है उसको टारगेट पे अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एक कॉल पर जो थोड़ी देर पहले पालविया साहब ने दी थी। थोड़े समय पहले आपने प्रदीप जी से चर्चा सुनी थी, खासकर एक फर्टिलाइजर स्टॉक पर जो दीपक फर्टिलाइजर्स था, वहां पर केमिकल भी आपको अच्छा तेजी बढ़ता हुआ दिखेगा। दो फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छी तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आरसीएफ पर नजर डालिए। 2-3 दिन पहले जो एक खबर चल रही थी कि सरकार ने कहा है कि लगभग 47% इंक्रीज हुआ है फर्टिलाइजर सेल्स में, अप्रैल में लगभग 37 लाख टन के आसपास। वहां पर आपको नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वहां पर शानदार तेजी आती हुई दिखी थी। आरसीएफ एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का काफी अच्छा सेल देखते हैं। इस शेयर पर आप ध्यान दीजिए, शानदार वॉल्यूम आपको आती हुई दिख रही है, लगभग 38-25 पर प्राइस है। प्रदीप चंदानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो राय दे पाए आरसीएफ पर। साउंड चेक। आरसीएफ ने कुछ दिन पहले 43.25 का टॉप बनाया था, और फिर ये कुछ 7-8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज ये जो रिसेंट टॉप्स बनाते हैं मार्ली चार्ट्स पे, उसको एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा करीबन 40 रुपए 20 पैसे का रहेगा। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो जो इसके शॉर्ट टर्म चार्ट्स में सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 36-90 के आसपास आ रहा है। तो 37 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग की जा सकती है। 40 रुपए 20 पैसे का टारगेट रहेगा। जी, इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी डायरेक्टर साहब, अगर आप इसमें 5 या 7 दिन का चार्ट दिखाएं तो यहां आप देख रहे हैं कि 6-7 दिन से गिरावट आ रही है, जो कि हाई आपने 42 रुपए का सुना प्रदीप चंदानी से, और वहां से आज एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आप इंट्राडे लोज से देख रहे हैं। ये स्टॉक की बुक वैल्यू 53 रुपए है, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, और जिस हिसाब से आपने अप्रैल मंथ में जबरदस्त बाइंग देखी है फर्टिलाइजर्स की, वहां पर आप देखिए कि ये मूवमेंट आपको ढंग से चलता हुआ दिखेगा। 7-8 दिन की गिरावट के बाद आज वापस आपको हरा निशान आरसीएफ में आता हुआ दिख रहा है।
साथ ही साथ अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर एंड ट्रैवनकोर, यहां पर भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एक्चुअली 4 दिन की गिरावट के बाद आप फैक्ट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं आरसीएफ के मुकाबले। डायरेक्टर साहब जरा आप फैक्ट का चार्ट दिखाइए। ये जो आप मूव देख रहे हैं 41.20 रुपए से दिन का लो था 38.90 और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आपको आता हुआ दिख रहा है। कुछ राय फैक्ट पर प्रदीप जी? जी, तो ये भी सिमिलर कैटेगरी में आता है। इसमें भी कुछ दिन पहले एक टॉप बना था 4450 का और ये कुछ 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसने 200 डीएमए के काफी नजदीक जाके फिर से आज अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि ऑन द हायर साइड 4260 और उसके बाद 4450 जो रिसेंट टॉप है वो रिटेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर बाइंग करनी है तो जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 3960 का आ रहा है, उसके स्टॉप लॉस से की जा सकती है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फैक्ट पर। तो ज्यादातर फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओवरऑल अगर आप बाजार में देखें तो फिलहाल आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ आप दिखेगा 3845 के आसपास, और आप हल्के से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है दिन के लोएस्ट लेवल से। प्रदीप जी, नतीजे तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक के इंतजार में है, लेकिन चल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कैनरा बैंक की तरफ नजर डालिए, 1% ऊपर है 69.60 पर, और साथ ही साथ इंडियन बैंक जो लोएस्ट लेवल से अब आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है 46.20 के आसपास। इन दो स्टॉक्स पर डालते हैं नजर। हालांकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो तो आपको ऑलमोस्ट लाल निशान में दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स जहां पर आपको एक हरे रंग की हरकत सी आती हुई दिख रही है। देखिए, इंडसइंड बैंक पूरी कोशिश कर रहा है वापस हरे निशान में आने के लिए। फिलहाल 46.40 और कैनरा बैंक 69.85 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक दिन के हाईएस्ट लेवल पर है 447.30 उम्मीद की जा रही है कि एक बिजनेस ग्रुप नेगोशिएट कर रहा है एक स्टेक के लिए, जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स थी, और आज आप देख रहे हैं कि इसमें 10 रुपए की तेजी आ रही है 443.90 के आसपास। प्रदीप जी? लेकिन साथ ही साथ आप नजर डालिए जो इंडेक्स मूविंग स्टॉक्स हैं, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको 3% का स्विंग देखने को मिलेगा, और यहां पर जो कुल वॉल्यूम है वो तकरीबन औसत से 30% ज्यादा हो चुका है। तो दिन के निचले स्तरों से आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत शार्प मूव देखा है, और ठीक ऐसा ही मूव आपको एक्सिस बैंक में दिखाई देगा जो तकरीबन 3% का स्विंग दिखा रहा है। अब आपको 2% ऊपर दिखेगा जो 1% नीचे चल रहा था मुश्किल से आधे पौने घंटे पहले जब मैंने नजर डाली थी। एसबीआई पे करीबन 3% के आसपास का आपको स्विंग दिखेगा। ये स्टॉक जब हमने 2 बजे बातचीत शुरू की थी तब नुकसान में था और करीब करीब मेरे ख्याल से 2-2.5% नीचे था। अब आपको ये पॉजिटिव जोन में दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे बैंक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, और ये जो रिकवरी है उसको लीड करते हुए दरअसल नजर आ रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स, जिसके चलते आप देखिए निफ्टी पे भी पालवी जी जो 9200 वाले कॉल के टारगेट दे रहे थे, मेरे ख्याल से 120 रुपए के करीब उसके पास पहुंचता हुआ वो नजर आया। निफ्टी ने तकरीबन 9235-40 के आसपास दिन का एक नया हाई बनाया। तो ये पूरी जो रिकवरी आ रही है बाजार में, इसकी लीडरशिप आपको दरअसल बैंक से आती हुई दिखाई देगी। सबसे शार्प मूव 2 दिग्गज आईसीआईसीआई और एसबीआई। पालवी जी, क्या कॉल है आपकी इन दोनों पे? नहीं, मुझे लगता है पालवी जी फिलहाल हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। प्रदीप होचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, बताइए आपकी कॉल आईसीआईसीआई और एसबीआई पे। आईसीआईसीआई बैंक का एक जो अर्स्टवाइल सपोर्ट जोन था, जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म चार्ट दे रहे थे, वो 325 का लेवल था, और वो ब्रेक होने के बाद हमने 308 का आज बॉटम बनते हुए देखा। अब ये जो सपोर्ट है वो आगे चल के रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से 325 का लेवल ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाना चाहिए। जहां तक एक्सिस बैंक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक 34 डीएमए का स्ट्रॉन्ग हर्डल है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है 397 के आसपास। रिपीटेडली ये स्टॉक वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 397 का एक रेजिस्टेंस डिसाइसिवली क्रॉस होना जरूरी है फर्दर अपमूव के लिए एक्सिस बैंक की अगर बात करें। ओके, तो ये आप फिलहाल लेवल्स दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस के, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो रिलेटिवली कमजोर बैंक भी हैं, जैसे कि आप आरबीएल पे नजर डालिए, वहां पे मुझे करीब 3-3.25% की रिकवरी अब दिखाई दे रही है। 4% नीचे था ये स्टॉक जब हमने पिछली बार नजर डाली थी, और अब यहां पर तकरीबन आधे % का ही नुकसान रह गया है। तो एक शार्प लगता है शॉर्ट कवरिंग का मूव इस समय आपको इन तमाम स्टॉक्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे
आपने तकरीबन 3% का एक स्विंग निचले स्तरों से आते हुए देखा है। आरबीएल के स्टॉक पे चूंकि ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, प्रदीप इसके लिए क्या लेवल देख रहे हैं आप? आरबीएल बैंक में मेरे हिसाब से एक आर्ली चार्ट्स पर देखें तो 118.35 का एक इमीडिएट हर्डल है। अगर वो क्रॉस हो जाता तो 123 तक वो एक्सटेंड हो सकती है। फॉर द टाइमिंग अगर इंट्राडे के लिए किसी ने ट्रेड लिया है तो इंट्राडे शॉर्ट टर्म चार्ट्स में 113.90 का एक स्टॉप लॉस मेरे को दिख रहा है। और ऑन द हायर साइड जैसे मैंने बताया 118.35 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है तो 123 तक ये जा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है आरबीएल बैंक पे। डायरेक्टर साहब, जरा एक इंट्राडे चार्ट दिखाइए आप निफ्टी का या बैंक निफ्टी दोनों का। फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये इंडेक्स चलता हुआ दिखेगा। हालांकि आप सिर्फ 33 पॉइंट का कट आते हुए देख रहे हैं। जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इंडेक्स आपके सामने खुला था लगभग 9170 पर, 9040 तक नीचे गया और अब एक बहुत अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है 9202 के आसपास। जी हाँ, ये देखिए, वैसे आपको दोनों इंडिसेस लाल निशान में दिख रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप रिकवरी देखिए। निफ्टी बैंक में जो लोएस्ट लेवल था वो था 18309 और अब आपके सामने 18855 के आसपास चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 550 पॉइंट की रिकवरी आप निफ्टी बैंक में देख रहे हैं और लगभग आप 150 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। अगर ये दोनों इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हैं तो राजेश पालिया साहब, ये बताइए कौन से दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहेंगे बचे हुए 45 मिनट के लिए, या बीटीएसटी कैंडिडेट भी? शैल जी, मैं पहला स्टॉक लेना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि मुझे लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक एक लॉन्ग करेंगे, जिसमें मुझे लगता है 940 तक के टारगेट इसमें बनते हुए दिखना चाहिए आज और कल के सेशन को मिला के। करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक में जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम, वो रखेंगे 888 का। तो 888 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 940 तक के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक पहला स्टॉक हम बाय करेंगे। और दूसरा स्टॉक जो हम बाय करेंगे वो रिलायंस इंडस्ट्री का, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में आज जो एक करेक्टिव मूव था उसके बाद एक काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 1500 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ से वापस बाय करना चाहिए। 1485 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो मुझे लगता है इसमें वापस देखने को मिलना चाहिए आज और कल के सेशन को मिला के, वो 1545 1560 तक के टारगेट बनना चाहिए। चलिए, आपके सामने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज अगर आपको राइट्स इशू अप्लाई करना है, जो कि प्राइस है 1257 रुपए का, तो आज आखिरी दिन है रिकॉर्ड डेट के हिसाब से आपके डीमैट में ये शेयर होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल रहें उस ट्रांजैक्शन के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप स्टॉक देखें तो पिछले 3 हफ्ते से एक बहुत शानदार रैली में है और आज इसमें हल्की सी एक आपको मुनाफा वसूली आते हुए देखी दिन पर, लेकिन लोएस्ट लेवल 1484 और वहां से ये स्टॉक लगभग 25 रुपए आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पालविया साहब की राय है कि यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और फायदा उठाना चाहिए दो बातों का, एक तो इंट्राडे ड्रॉप का और दूसरा अगर ये शेयर्स आपके डीमैट में आते हैं ट्रेड के बाद डिलीवरी के रूप में तो आप एलिजिबल होंगे राइट्स इशू अप्लाई करने के लिए और उसका रेशियो है 1:15, यानी कि आपके पास 15 आरआईएल के शेयर हैं तो आपको एक शेयर अप्लाई करने का मौका मिलेगा राइट्स के थ्रू। उसका प्राइस है लगभग 1257। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 25 से 30% डिस्काउंट को आपको ये प्राइस मिल रहा है। फिलहाल रिलायंस आपके सामने 1506 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। और कौन से स्टॉक्स में आपको तेजी आती हुई दिख रही है? प्रदीप जी, मेरे ख्याल से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ नजर डालनी है। यहां पर सुबह एक ब्लॉक डील भी हुई थी, तब स्टॉक लाल निशान में था लगभग 170 के पास और अब ये 174 रुपए के आसपास चल रहा है। गिरावट काफी लंबी रही, लगभग 220 रुपए से ये करेक्ट करता हुआ 170 के पास आया। वॉल्यूम आज शानदार है, लगभग 9,15,000 शेयर। पालविया साहब, अगर आप कुछ राय दे पाए पीएनबी हाउसिंग पर। देखिए शैल जी, इसका ओवरऑल पैटर्न तो वीक है, लेकिन जिस तरीके से पुल बैक इसमें देखने को मिला आज के सेशन में और कल के सेशन में भी जो लोअर साइड पे एक बाइंग थी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है जो कि इसको 190 के जोन में लेके जा सकता है। तो करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे वो 168 का रखेंगे और टारगेट जो होंगे पुल बैक प्ले करने के वो 190 तक के होंगे। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक इस समय आपके सामने आप देख सकते हैं और देखिए दिन के निचले स्तरों से एक बहुत ही शार्प रिकवरी आती हुई इस समय इनफैक्ट फाइनेंशियल्स
के पूरे सेगमेंट पे आप नजर डालिए, M&M फाइनेंशियल्स पे भी नजर डालिए, वहां पर भी आपको एक शार्प रिकवरी आती हुई नजर आएगी। सारे बैंकों में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है और ये PNB हाउसिंग फाइनेंस जो एक शानदार हाई बीटा स्टॉक है, जहां पर आप एक जबरदस्त तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो इन सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स पर इस समय हमारी नजर है, जहां पे हम देख रहे हैं काफी शार्प रिकवरी और यही लीड कर रहे हैं। शैल जी, एक चीज पर और आपने गौर किया होगा, अभी आप निफ्टी की बात कर रहे थे, हमने जो लेवल चुना था करीब 9230 से 9240, देखिए 9230 के करीब ही हाई बना है और जब तक 9240 के ऊपर आपको बुल्स नहीं ले जाते तब तक मंदी वाले अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे। तो वो फिर से थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं आखिर के 40 मिनट में बुल्स और कितना जोर लगाते हैं। जी प्रदीप जी, मैं जरा एक स्टॉक मार्क करना चाहता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ब्लॉक ट्रांजैक्शन हुआ है 321 करोड़ रुपए का और प्राइस आपके सामने शायद 2008 रुपए है। यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखी थी। दिन के आपने हाईएस्ट लेवल देखे थे एक दिन पहले लगभग 2150। जिस हिसाब से आपको बाजार घूमता हुआ दिख रहा है, स्टॉक दिन के लो 1987 से रिकवर कर चुका है 2012। आपकी राय प्रदीप होचंदानी जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर फिलहाल लाल निशान जो हरे में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। एक जो इसमें बड़ा ब्लॉक डील हुआ था 3 दिन पहले, तो यूजुअली वो जो बॉटम्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाते हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम उस बॉटम को वॉच आउट करेंगे इन्वेस्टर के लिए। और जो शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है अर्ली चार्ट्स पे, वो 2032 का है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर इसमें 2116 तक की अप मूव आ सकती है। आज का जो लो है 1985 का, वो एक अर्ली चार्ट्स पे इमीडिएट सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इस सपोर्ट को वॉच आउट करना चाहिए और ऑन द हायर साइड इमीडिएट जो टारगेट रहेगा 2032 का रहेगा। चलिए, फिलहाल आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर 2032 का इमीडिएट टारगेट आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं बचे हुए 40 मिनट में ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है। थोड़ी ही देर पहले एक शानदार 321 करोड़ की ब्लॉक डील्स आपको होती हुई दिख रही हैं। चलिए, नतीजों का समा है और दो दिग्गज कंपनीज आपको अपनी अर्निंग्स, फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स बताती हुई दिखेंगी। एक है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा है मारुति। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मारुति पर। आज आपने शानदार रिकवरी देखी है इंट्राडे लो 4691 के आसपास से। देखते हैं बाजार को क्या उम्मीदें हैं इस स्टॉक से। बताइए सुमित जी, क्या देख रहे हैं आप मारुति की अर्निंग्स में? देखिए, मारुति के केस में सबसे पहला और प्रोमिनेंट नंबर जो है वो इनके वॉल्यूम का नंबर है और करीब 14 से 15% गिरने का अनुमान लगा रहा है बाजार। लेकिन ये ना भूला जाए कि पिछली तिमाही के दौरान ही मारुति का स्टॉक जो है वो ऑलरेडी 27-28% करेक्ट हो चुका है। तो कुछ हद तक उसने सेल्स के मंथली आते हुए नंबर्स को या वॉल्यूम को ऑलरेडी हद तक डिस्काउंट किया भी हुआ है। सीक्वेंशियली भी ये 12% के आसपास का डिक्लाइन दिखाएंगे और वाई बेसिस पे भी 14-15% के आसपास की 16-17% के आसपास की वॉल्यूम में डिक्लाइन की उम्मीद बाजार लगा रहा है। आय फ्रंट पे 15% की गिरावट मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है वाई बेसिस पर। ऑपरेटिंग फ्रंट पे करीब 21 से 22% इनका जो इबिटा है वो टूट सकता है। दो बड़ी वजह है, पहला तो लॉकडाउन की वजह से जो इनकी सिचुएशन है बिक्री की वो उतनी अच्छी नहीं रही स्पेशली सेकंड हाफ में। दूसरा, डिस्काउंट्स काफी दिए मारुति ने, उसकी वजह से भी इनके जो मार्जिन है थोड़े से श्रिंक होंगे और प्रोडक्ट मिक्स भी वीक मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा आगे रहे, तो इस वजह से भी इनके मार्जिन थोड़े से नीचे की साइड रहे। इसके अलावा रियलाइजेशन फ्रंट पर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस हाइक नहीं था, डिस्काउंट्स भी थे, इसलिए 3% के आसपास सीक्वेंशियल रियलाइजेशन टूटेगा और 2% के आसपास वाई बेसिस पे रियलाइजेशन में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मोर और लेस रियलाइजेशन वीक, मार्जिन वीक, वॉल्यूम थोड़ा स्लगिश और मुनाफे पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा और करीब 30% तक वाई बेसिस पे मुनाफे में एक गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं एनालिस्ट फ्रेटर्निटी और करीब 20% के आसपास सीक्वेंशियल बेसिस पे मुनाफे में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिर से वही बात कि ऑलरेडी शेयर काफी हद तक करेक्ट हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें बाजार ने शायद डिस्काउंट भी कर रखी हैं। तो कुछ भी नंबर्स अगर बेटर साइड पे आते हैं या कुछ भी कमेंट्री पॉजिटिव आती है तो मार्केट शायद उसको पॉजिटिव भी ले सकता है। जी सुमित जी, आपने बखूबी एक्सप्लेन किया किस हिसाब से नतीजे और मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन है बाजार में। दो बातें हुई मारुति के बारे में पिछले एक हफ्ते में। एक तो जो उनका मेन गुड़गांव में प्लांट है मानेसर, वहां पे एक शिफ्ट शुरू हुई और चर्चा है कि दूसरी भी शुरू हो जाएगी और स्टॉक में एक शानदार आप रिकवरी देख रहे हैं आज इंट्राडे। देखिए दिन का लो आपके सामने था 4691
और अब आपके सामने 4,940, यानी कि 300 पॉइंट, आप समझिए लगभग 7-7.5% की रिकवरी आप मारुति में आते हुए देखते हैं। देखते हैं किस तरीके से नतीजे बैठते हैं और कहां किस करवट ऊंट आपको बैठता हुआ दिखेगा मारुति सुजुकी पर। नतीजे आपको सुमित जी ने समझाए। एक और स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है कोटक महिंद्रा बैंक से? देखिए, हमारा अनुमान यह है कि आपको करीब 15% साल दर साल एनआईआई बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन मुनाफे में करीब 9, 9.5-10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मैं कहूंगा ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है। पॉजिटिव साइड यह है कि इनका जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो सस्ते डिपॉजिट हैं वो करीब 56% तक पहुंचते हुए नजर आए हैं, और ये आपको बता रहा है कि मुश्किल वक्त में डिपॉजिटर्स ने काफी सारे बैंकों से पैसे निकाले होंगे, लेकिन वो कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े हैं, तो इस वक्त एक थम्स अप मिल रहा है डिपॉजिटर्स का। इसके चलते इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो स्टेबल रहेगी 6.5% के आसपास। हालांकि जो नेगेटिव है, लोन ग्रोथ करीब 6-7% पे होगी, जो पिछले 4 साल के लोएस्ट हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी लो ग्रोथ अमूमन आपको इस बैंक में देखने को मिलती है। लेकिन दरअसल बैंक ने ये संकेत दिए हैं, मैनेजमेंट ने पहले ही, कि वो अपनी लोन ग्रोथ पर नहीं लेकिन क्वालिटी ऑफ लोन पर जोर देंगे, क्योंकि एनपीएस बढ़ रहे हैं तमाम बैंकों के। यही वजह है कि इनका एनपीए करीब 2.5% पे स्टेबल रहेगा। इसके बावजूद प्रोविजनिंग करनी होगी तो 450 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनफैक्ट प्रोविजनिंग भी स्टेबल रहेगी, जिसकी वजह से आपको साल दर साल मुनाफा करीब 9 से 10% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, ये राय आपको कोटक महिंद्रा बैंक पर नतीजों का जो एक निचोड़ है उस पर मिल रही है कि किस हिसाब से बाजार एक्सपेक्टेशन कर रहा है। मारुति पर तो हमने राय ली ही है सुबह से, स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से आपको रैली करता हुआ दिख रहा है, डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत शानदार है। कोटक महिंद्रा बैंक पर पालविया साहब से राय लेते हैं। पालविया जी, एक्सिस बैंक पर तो आप देते नहीं, अब आप अपनी राय दीजिए कोटक महिंद्रा बैंक पर। शैल जी, अगर मैं देखूं इसका सेटअप तो थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिख रहा है स्टॉक में, और ये स्टॉक में अगर हम देखें तो 7-8 दिन से करेक्टिव मूव बना हुआ है। स्टॉक हालांकि एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 1100 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इसमें नतीजों के बाद 1100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1100 का लेवल अगर ये होल्ड कर लेता है तो फिर एक पुलबैक का ट्रेड इसमें बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम अगर देखें, लंबा टाइम फ्रेम देखें तो 1100 के आसपास इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और वहां से एक बाउंस दिया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें रिजल्ट का, और 1100 के आसपास इसमें एक बार बाय करने की चेष्टा करें। अगर ये स्टॉक वो डिफेंड कर लेता है तो वहां पे बाय बनता है इसका, वहां से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक पर, और इनके नतीजे खास देखने पर जरूरी होंगे, क्योंकि एसेट क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजमेंट। कई जगह जहां हमने नतीजे देखे हैं वहां पर आपने प्रोविजन आता हुआ देखा, खासकर आईसीआईसीआई बैंक में 2000 करोड़ से ऊपर कोविड रिलेटेड। अब देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक वहां पर किस हिसाब से आपको प्रोविजन करते हुए देखते हैं। एक कंपनी है प्रदीप जी, SIS सिक्योरिटी लिमिटेड। यहां पर आप देखिए, इस कंपनी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज इंटेलिजेंस लिमिटेड में आपको लगातार तीसरे दिन एक अच्छा निशान आता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले जब ये स्टॉक लगभग 400-415 के आसपास चल रहा था, इस कंपनी ने शानदार नतीजे दिखाए थे। उसके बाद मुनाफा वसूली आपने देखी बाजार में आती हुई, और बिना कारण यहां पर आपको एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा। आज ये स्टॉक लगभग 5.6% ऊपर है, शानदार तरीके से आपके सामने बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, पालविया साहब आपके सामने चार्ट पर, और अभी 21 रुपए की तेजी आपको दिख रही है। स्टॉक फिलहाल 386 के आसपास। बताइए कैसे देखते हैं आप इसको चार्ट्स पर? शैल जी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में इमीडिएट टारगेट जो बन के आएगा वो 405 का, और 405 का लेवल ये क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें नेक्स्ट टारगेट 426 तक का बनते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से बाइंग इसमें लास्ट 2 सेशन में देखने को मिली, और आज जो फॉलो अप बाइंग है विथ वॉल्यूम एक्शन, मुझे लग रहा है बिल्कुल इसको करंट लेवल पे बाय करेंगे। 372 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट होंगे 405 और 426 के। जी, यहाँ पर पिछले 3 दिन में काफी सस्टेन्ड बाइंग आपने आते हुए देखी है। वैसे तो आज का सर्किट इसमें शायद 438 रुपए है, लेकिन फिलहाल ये आपको हर अपने छोटे डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है मिड कैप स्पेस में जो हमारे देश के अग्रणी एम्प्लॉयर्स में से माना जाता है, और क्योंकि जितनी भी आप
मॉल्स हैं या शॉप्स हैं जहां पर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ये गार्ड्स कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जैसे जैसे आपको ये इकोनॉमी खुलती हुई दिखेगी वैसे वैसे इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। फिलहाल 381-82 के आसपास चल रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। फिलहाल आपके सामने 55,000 शेयर की वॉल्यूम आती हुई। तेजी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में है प्रदीप जी, मेरे ख्याल से राय एकदम लेनी चाहिए इंडसइंड बैंक पर। दिन के उच्चतम लेवल 450। आपकी राय पालविया साहब? जी बिल्कुल शैल जी, बिल्कुल बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है बिल्कुल फाइनेंशियल स्टॉक्स जिस तरीके से रैली कर रहे हैं और जो रिकवरी देखने को मिली लोअर साइड से, इंडसइंड बैंक में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन ड्यूरिंग द डे देखने को मिली लोअर साइड से, और ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। आज के सेशन के लिए मुझे लग रहा है जो टारगेट बन सकते हैं वो 465 तक के हो सकते हैं फ्यूचर लेवल के हिसाब से। लेकिन मुझे लग रहा है इसको 2 दिन और कैरी करे, कल तक भी अगर इसको लेके जाए कैरी करके, तो मुझे लग रहा है इसमें 475-480 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 438 का स्टॉप लॉस इसमें बाय करने के लिए रहेगा। चलिए, ये राय आपको इंडसइंड बैंक पर मिल रही है। एक स्टॉक और आपको शानदार तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा कर ही रहे थे। आईटीसी देखिए, यहां पर एक जबरदस्त स्विंग ट्रेड चल रहा है। स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और यहां पर 7 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक अब 164.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, लगभग 1,75,00,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं आईटीसी पर। पालवे साहब, आपने पहले भी राय दी है, बताइए अब आपको चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल शैल जी, इसमें पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है 175 तक के टारगेट इसमें बिल्कुल बनेंगे। करंट लेवल से बाय रखना चाहिए। हम इसमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिन्होंने बाय किया हुआ है उन्हें स्टॉप लॉस को 159 पे ट्रेल कर लेना चाहिए, और टारगेट मुझे लग रहा है 175 तक के इसमें बिल्कुल पुल बैक के देखने को मिलना चाहिए। तो आईटीसी पे आप फिलहाल देख रहे हैं। अब अगर आप स्विंग देखें पिछले कुछ मिनटों के दौरान जब हमने बात की थी तब से लेकर अब तक देखिए कैसे लगातार बढ़त आई है और वॉल्यूम भी बढ़े हैं। आई का दिन लगता है मुझे, क्योंकि आई वाले 2 और स्टॉक हैं जो इस वक्त एक साथ मेरे सामने आ रहे हैं, उन पर नजर डालते हैं। पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाता हुआ मुझे इस वक्त दिखाई दिया है। हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ गए मेरे ख्याल से। श्रीकांत जी, जरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चार्ट पर नजर डालिए, क्योंकि हमने जीआईसी री देखा, वहां पे सर्किट लग गया 5%, तो वहां तो कॉल बनी नहीं, लेकिन अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ब्रेकआउट दे रहा है और यहां जगह है लेने की। क्या कॉल है, क्या टारगेट बनेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, इनफैक्ट जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज है वहां पे अच्छा ट्रेंड बना हुआ है और वॉल्यूम और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ इनमें हमें तेजी देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ने अभी एक टेक्निकल ब्रेकआउट किया है और वो किया है 1320 रुपए के ऊपर। तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1370 रुपए के। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके हम लोग चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है हमें 1300 रुपए का, और 1370 से लेकर 1375 के टारगेट 1 या 2 दिन में हम देख सकते हैं। 1370 से 1375 ये टारगेट रेंज है 1 या 2 दिनों के लिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे एक तगड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। वो चार्ट हम आपको स्क्रीन पे दिखा पाते तो आपको नजर आता कि किस तरह के एक अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा स्टॉक आई वाला वो है इंटरग्लोब या इंडिगो, इस पर नजर डालिए। जब देखिए आज ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं और जिस तरह से विंडो खुलते ही 10 मिनट में दिल्ली से हावड़ा की टिकटें बुक हुई थी और दूसरी तमाम ट्रेन भी बुक हो रही हैं, उसको देखते हुए उम्मीद ये बन रही है कि भाई इनकी भी बारी आएगी, फ्लाइट्स की भी बारी आएगी। और कल ये स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा था, फिर अटक गया, क्योंकि बाजार में एक खबरें या अटकलें कहिए हो गई कि ये वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बिड करने वाले हैं, तो उस वजह से स्टॉक नीचे आ गया। फिर कंपनी ने अब क्लैरिफाई किया है कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। तो आज देखिए आपको फिर से एक तेजी देखने को मिल रही है। ये स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही मुश्किल समय में अगर आप देखें श्रीकांत जी, ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कॉल देते हैं आप? बिल्कुल, इनफैक्ट काफी दिक्कत भरे वक्त में भी ये स्टॉक ने काफी अच्छी तरीके से अपने लोअर लेवल को मैनेज किया है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों के ओवरऑल ट्रेंड में कुछ एक स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि ऑटो सेक्टर ने दिया है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो इंडिगो है इसमें भी काफी बड़े ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए थे पिछले 7 या 8 दिनों में। तो मुझे लगता है शायद उसका एक फॉलो अप बाइंग वापस शुरू हो गया है, और ये स्टॉक कम से कम मुझे लगता है कि 1070 से लेकर 1080 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पोजीशन अगर लॉन्ग हो, या तो अगर आज अगर क्रिएट की गई हो तो उसे लॉन्ग रखें, और स्टॉप लॉस हमें रखना है कल के लो का, और कल का लो था 950 रुपए। तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें पोजीशंस को,
और 1060 से लेकर 1070 के टारगेट हम रख सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिली है इंटरग्लोब एविएशन पर। इंडिगो एयरलाइन यहां पर पिछले 3 दिन से शानदार आपको बाइंग आती हुई दिख रही है। चलिए, 3:05 हो चुके हैं। हमारे साथ यतिन जी जुड़े हुए हैं जो चर्चा करेंगे उन 3 या 4 स्टॉक्स की जहां पर ब्रोकरेजेस अपने क्लाइंट्स को या तो एडवाइस कर रही है लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर। तो बचे हुए 25 मिनट के लिए चलिए, मेरे ख्याल से यतिन जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। चर्चा करते हैं कुछ और स्टॉक्स की जहां पर आप शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल AIA इंजीनियरिंग पर नजर डालिए। ये स्टॉक आपको 1625 रुपए के पास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन के उच्चतम लेवल पर बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। जैसे जैसे सीमेंट कंपनीज अपने प्लांट्स दोबारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आते हुए दिखेंगे। AIA इंजीनियरिंग लगभग 70% हमारे देश की सीमेंट कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। आपके सामने लगभग 1633-44 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 5% ऊपर। यहां पर बहुत हाई बीटा काउंटर है। तो पालविया साहब, अगर आप राय दें तो बहुत जल्दी दें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से भागता है अगर ऊपर की तरफ चलता है तो। बिल्कुल शैल जी, करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करेंगे। इसमें टारगेट जो इमीडिएट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है 1680, 1720, ये 2 टारगेट इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से 1605 का स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए, ये राय आपको AIA इंजीनियरिंग पर मिल रही है। प्रदीप जी, एक बाजार का फेवरेट स्टॉक में आपको मार्क करना चाहता हूं। यह है निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। यहां पर आप एक शानदार बाउंस देख रहे हैं दिन के लोएस्ट लेवल से 230.55 और स्टॉक है अब लगभग 238 पर। आप देखिए, कितनी भी आप गिरावट देख लें बाजार में, 2 चीजें जो बिल्कुल नहीं हिली हैं वो है मंथली SIPs जो लगभग आपको 8000 करोड़ रुपए के आते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक वापस आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। 230 का जो लो है वो अब आपके सामने 239 240 के आसपास है। स्टॉक की पोजीशनिंग शानदार है। हमने कुछ समय पहले 450 का प्राइस देखा था और अब 240। वैल्यूएशंस भी काफी इसमें शेव ऑफ हो गई हैं पिछले कुछ समय से। अब आपके सामने निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट सिर्फ 27 के PE पर चल रहा है और 14,600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने। 241 का प्राइस आपके सामने। पालविया साहब, बताइए चार्ट्स पर निप्पॉन लाइफ आपको कैसा दिखता है? थोड़े ही समय पहले ये स्टॉक आपको लगभग 275 का मिल रहा था, वहां से हल्की सी मुनाफा वसूली और अब ये वापस हरे निशान की तरफ चलता हुआ। शैल जी, ये स्टॉक में 230 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है, वहीं से स्टॉक बार बार सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। हालांकि इसमें अभी 255 260 की जोन में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से 230 31 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ से, और 255 260 ये 2 टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। एक बार ये 260 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर मुझे लगता है कि इसमें जो तेजी बनेगी वो फिर 285 290 तक भी देखने को मिलेगी। बट अभी छोटा ट्रेडिंग पुल बैक के लिए इसको प्ले करेंगे 230 के स्टॉप लॉस से 255 260 टारगेट के लिए। चलिए, यहां पर आपको राय मिल रही है कि 250 260 के टारगेट के लिए आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पर। HDFC AMC जो इसकी लिस्टेड राइवल कंपनी है, नतीजों के बाद आपने वहां पर भी एक अच्छी तेजी आती हुई देखी थी। चलिए, 3:07 मेरे ख्याल से यतिन जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वो आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेजेस रेकमेंड कर रही हैं अपने HNI क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन। यतिन जी, स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी। एक शॉर्ट कॉल और 2 लॉन्ग कॉल हैं और सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मतलब F&O में हैं। शुरू करते हैं सिप्ला से, जहां हम थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देख रहे हैं और बहुत दिनों से यहां हम गिरावट का दौर देख रहे हैं। डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यानी कि घरेलू जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी सेलिंग चल रही है। आज अगर आप देखें तो फ्रेश शॉर्ट्स मई सीरीज में देखने मिले हैं। ओपन इंटरेस्ट में 7% का इजाफा हुआ है और डीलर्स यहाँ STBT स्ट्रेटेजी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो की रणनीति कह रहे हैं F&O में करने के लिए। तो सिप्ला पे ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रेडिंग डाउनसाइड रह सकती है। इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस में खास करके ITC और टाइटन में बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमने बाउंस देखा है। टाइटन की चर्चा तो आप यस्टरडे कर रहे थे, लेकिन ITC भी एक स्टॉक है जहां घरेलू निवेशक जो है बायर्स हैं, FMCG स्टॉक्स में इंटरेस्ट ज्यादा है। और ITC की अगर बात करें तो 155 160 पे स्टॉक सपोर्ट जोन है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और यहाँ शॉर्ट टर्म में 5 से 8% की अपसाइड हो सकती है। तो ITC पे ध्यान रखिए।
आज करीब 16 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है मई सीरीज में, तो यहाँ काफी अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है। और आखिर में हम भारतीय 3-4 दिनों से कह रहे हैं बहुत अच्छा मोमेंटम है। कोरोना के बाद जो लॉकडाउन के बाद जो करेक्शन हुआ उसके लेवल के आसपास भारतीय एयरटेल आके खड़ा हो गया है, तो अपने रिकॉर्ड स्तर पे भारतीय एयरटेल ट्रेड कर रहा है। इसका रब ऑफ इफेक्ट कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया पे दिख रहा है, जिसकी जो पेरेंट है वोडाफोन पीएलसी, उसके नतीजे अच्छे आने पे वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे करीब 9% ऊपर है। तो ओवरऑल बेसिस पे बाइंग दिख रही है टेलीकॉम स्टॉक्स में, और डीलिंग रूम्स का कहना ये है कि टेलीकॉम स्टॉक्स में यहां से खरीदारी और भी चलती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल में, दोनों ही स्टॉक्स में डीलर्स का मानना यह है कि मोमेंटम यहां से बना रहेगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में। भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर हम लोग सुबह से नजर डाले हुए हैं। यहाँ पर आपको दिन का उच्चतम लेवल तो आता ही दिखेगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिकॉर्ड हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से यतिन जी ने आपको कल भी सजेशन दिया था भारतीय एयरटेल पर, और शानदार आपने तेजी देखी शुरुआती, जो कि फिलहाल बरकरार है 560 पर आपके सामने। पालविया साहब, कैश मार्केट्स में भारतीय एयरटेल और रिकॉर्ड हाई इस स्टॉक में आपको लगता हुआ दिखेगा लगभग 570 का। तो ये बिल्कुल तैयार है एक अपने रिकॉर्ड टेरिटरी में उड़ने की तरफ, जो कि प्रदीप जी हमेशा कहते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी। जी बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके का सेटअप है और जो बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिली है थ्रू आउट द वीक, अगर हम देखें लास्ट वीक में भी बहुत अच्छी बाइंग थी, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ये रिकॉर्ड हाई को क्रॉस करेगा और बहुत जल्दी ये स्टॉक हमें 600-620 की जोन में आता हुआ दिखेगा। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। कोई माइनर करेक्टिव एक्शन भी आएगी तो इसको ऐड करते रहना चाहिए। अब यहाँ से जो इसका स्टॉप लॉस बन गया है वो 545, जब तक ये लेवल के ऊपर बना हुआ है ये स्टॉक में बिल्कुल 600-620 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे अगले कुछ दिनों में। चलिए, ये राय आपको मिल रही है 560 के आसपास भारतीय एयरटेल पर। आज जरा इसकी वॉल्यूम चेक करते हैं। आपके सामने भारतीय एयरटेल की आज वॉल्यूम है लगभग 2 करोड़ 54 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज से ज्यादा है, जो लगभग 1 करोड़ 80 लाख शेयर की एवरेज है पिछले 20 दिन की। साइडवेज ट्रेंड के बाद आज एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिख रहा है भारतीय एयरटेल में। चलिए, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको दिन का उच्चतम लेवल लगाते हुए दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हीरो मोटर्स पर ध्यान दीजिए। इस स्टॉक की चर्चा कल से हो रही है। सुबह से एडवाइस दी जा रही थी कि यहां पर आप लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। अब दिन का उच्चतम लेवल आपको आता हुआ दिखेगा 2120। स्टॉक सिर्फ 1.4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर शानदार एक अच्छा मूवमेंट आपने आता हुआ देखा। दिन का लोएस्ट लेवल 20,020 और वहां से 100 रुपए का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या ये BTST कैंडिडेट है पालविया साहब आपके हिसाब से? जी हाँ बिल्कुल शैल जी, 2200 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है कल तक इसमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल BTST करके जाना चाहिए। ये स्टॉक को करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बैठता है अब BTST का वो 2085 का रहेगा। ऊपर में टारगेट होंगे 2200 रुपए तक के। चलिए, ये राय आपको मिल रही है हीरो मोटर्स पर। ये BTST कैंडिडेट भी है। और कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है फिलहाल इस बाजार में? निफ्टी अब आपके सामने 56 पॉइंट नीचे है, 9182 के आसपास। दिन का हाईएस्ट लेवल फिलहाल था 9240, तो वहां पर हल्की सी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है इंट्राडे लेवल्स पर। ये देखते हैं कि बचे हुए 12 या 15 मिनट में आपको किस हिसाब से तेजी आती हुई दिख रही है। एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है ट्रेडर्स का, ला ओपाला इंडस्ट्रीज। ये बहुत अच्छे ग्लासवेयर बनाते हैं और स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको चल रहा है लगभग 170.65, 4% ऊपर। ला ओपाला का स्टॉक प्राइस लेके आया डायरेक्टर साहब, देखते हैं किस प्रकार की तेजी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। अब 6% की तेजी आप आते हुए देख रहे हैं। क्या राय पालविया साहब, किस हिसाब से पोजिशनड हैं बुल्स? क्या राय देंगे आप ला ओपाला पर? शैल जी, इसका पैटर्न देखे, चार्ट पैटर्न देखे तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। और मुझे लग रहा है कि अब ये 172-73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 173 के ऊपर अब ये जैसे ही निकलेगा स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो टारगेट बनेंगे वो 185 तक के इमीडिएट टारगेट बनेंगे। तो 173 जैसे ही ये क्रॉस करेगा स्टॉक, 185 के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से अगर इसमें 4-5 दिन का सेशन में जिस तरीके से मूव बने हैं, तो स्टॉप लॉस जो बनता है इसका ट्रेडिंग का वो करीब बनता है 166 का। तो 173 के बाद इसमें 185 तक के टारगेट बिल्कुल अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे।
तो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार जंप यहां पर आता हुआ इस समय ला ओपाला ग्लास में 5% ऊपर ये स्टॉक आपको इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और ये हमारे कैप्टन्स का एक पसंदीदा स्टॉक रहा है ला ओपाला ग्लास। मेरे ख्याल से नीरज जी ने इसको एक बार रिकमेंड किया था और आप यहां पर एक काफी जबरदस्त तेजी देखते हैं। तो स्टॉक पे आपको ऐसा एक जबरदस्त उछाल देखिए 6% ऊपर बात करते करते ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक अच्छा फॉलोअप यहां देखने को मिला है। श्रीकांत, अगर आप नजर रखते हो इस चार्ट पे, जरा देखिए क्या लेवल्स आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट लोअर लेवल से इसमें काफी अच्छी रिकवरी बनी थी और उसके बाद लगातार इसमें हायर टॉप के हायर बॉटम के फॉर्मेशंस बनते जा रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि लोअर लेवल्स में इसमें बाइंग आ रही है। चूंकि करेक्शन काफी डीप है, लेकिन इस बार की जो एक्टिविटी है वो काफी एनकरेजिंग है। 175 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन 200 रुपए के करीब तो बिल्कुल ये जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इसे बाय किया जा सकता है और शायद अगर ये उसके ऊपरी लेवल को अगर क्रॉस करने जाए तो हम शायद 220 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल से डेफिनेटली इसे लॉन्ग करें, लेकिन एक पोजिशनल व्यू के साथ इसे लॉन्ग करें। बिल्कुल। तो ऐसे भी ये स्टॉक काफी मजबूत ब्रांड इमेज तो रखता ही है कस्टमर के सामने और स्टॉक पे भी आप देख रहे हैं इस वक्त शेयर बाजार में तेजी। नजर डालिए बालाजी टेलीफिल्म्स पे, जहां मैंने अभी अभी करीब 3% का एक स्विंग ऐड होते हुए देखा है। तो अभी आपको करीब 6.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा स्टॉक। आज यहां पर वॉल्यूम शुरू में कम थे, लेकिन अब बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है। पर अगर आप चार्ट देखेंगे, इस चार्ट पे श्रीकांत जरा आप नजर डालिएगा, एक ब्रेकआउट बनता हुआ लग रहा है करीब 3 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश। और देखिए इस समय मीडिया स्टॉक्स की जो आप रीरेटिंग होते हुए देख रहे हैं, ऑल्ट बालाजी जो इनका डिजिटल ब्रांड है उसमें, और आप दूसरे तमाम इन डिजिटल ब्रांड्स में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्शन आते हुए देख रहे हैं इस पूरे लॉकडाउन के दौरान। और जो ये नए कस्टमर जुड़े हैं ये बने रहने वाले हैं आगे भी और इसका क्रेज आपको बेहतर दिखाई देगा। तो बालाजी टेली के लिए बड़ा ड्राइवर इस समय आपके सामने। ब्रेकआउट के बाद क्या लेवल श्रीकांत बनते हैं इसमें? प्रदीप जी, बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे नेटफ्लिक्स और इन लोगों में जो भी इजाफा हुआ है वो इसमें ही दिखाई दे रहा है और ये काफी अच्छे फॉर्मेशन के साथ रिवर्स हुआ है। इनफैक्ट 2009 के बाद उसने वही सेम लोज रिपीट किए थे अभी के फॉल में, और वो तकरीबन लोज थे 27-28 के करीब। तो अभी जो इसमें रिकवरी बनी है वो अलॉन्ग विथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ बनी है, अलॉन्ग विथ राइज इन वॉल्यूम्स बनी है। तो लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 100 रुपए के करीब जा सकता है जी। और अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन को देखें तो शायद इसमें एक लंबा बॉटमिंग यानी कि सर आपको रोकूंगा यहाँ पे। कल का खिलाड़ी आज आपके सामने आता हुआ दिख रहा है 5.6% ऊपर 520 पर। ये हेमंत जी की पसंद है एग्रोटेक फूड्स। फिलहाल आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ दूसरे दिन लगातार तेजी 530 के आसपास। आपकी राय राजेश सतपुते जी एग्रोटेक फूड्स पर? रिकवरी दी पिछले 6-7 दिन का, इसमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें जो टारगेट बन के आएंगे वो 555-560 तक के टारगेट इमीडिएट देखने को मिलना चाहिए। तो एक इसमें कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला आज के सेशन में और वॉल्यूम एक्शन भी काफी इंकरेजिंग है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट जो होंगे 555-560 तक के देखने को मिलना चाहिए। चलिए, आपने लगभग 738 का ऑल टाइम हाई स्टॉक में देखा है और फिलहाल 520 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी आपको फूड और फूड प्रोडक्ट्स के बिजनेस में दिखेगी जैसे आपको नाम बता ही रहा है, और लगभग 32 के पी पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है जो बिल्कुल डेट फ्री है। आज 6% तेजी, ये हेमंत जी का कल का खिलाड़ी आज है और वॉल्यूम्स अब आपके सामने शानदार 29,000 शेयर बढ़ते हुए दिखेंगे। ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट लेवल है 15 जनवरी 2020 से। तो वॉल्यूम आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। यहां पर जो आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस आती हुई दिख रही है वो लगभग 534, वो है 200 डीएमए, और स्टॉक बिल्कुल कोशिश कर रहा है अच्छे नतीजों के बाद आपको शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। नीरज जी की भी कॉल आ चुकी है। ऑटो एंसिलरी कंपनी फीएम लिमिटेड, एनसीआर में इनके प्रोडक्ट्स, माफ कीजिए फैक्ट्रीज हैं। ये स्टॉक आपको लगभग 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या इसकी पोजीशनिंग है। फीएम लिमिटेड आपके सामने है 296 रुपए के आसपास और यहां पर आप लगातार 3 दिन से एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। फीएम इंडस्ट्रीज आपके सामने लगभग 1,03,000 शेयर के साथ ट्रेड करता हुआ। पालवे साहब, अगर आप चार्ट्स पर इस स्टॉक को देख पाएं तो इस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। अब 295 रुपए के आसपास।
शैल जी, स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। 275 280 के जोन में एक बेस बना है। करंट लेवल से मेरे हिसाब से 280 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इमीडिएट जो टारगेट इसमें बनना चाहिए, मुझे लग रहा है 320 इसका पहला टारगेट होगा। अगर वो लक्ष्य को ये क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें जो टारगेट आएगा नया वो 345 तक का आएगा। तो अभी यहाँ से 280 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 320 के आसपास पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट होगा 345 का। जी, फेम इंडस्ट्रीज के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉक आपको बहुत ही अंडर वैल्यूड जोन में मिलता हुआ दिख रहा है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी बुक वैल्यू है 378 और मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 384 करोड़। तो जिस हिसाब से आप थीम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरीज की, क्योंकि जो इनके मेन OEM बायर्स हैं जैसे मारुति, जैसे हीरो मोटर्स, जैसे रॉयल एनफील्ड, वहां पर उनके फैक्ट्रीज आपको खुलते हुए दिखेंगे तो इनकी डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी प्रोडक्ट्स की। डिविडेंड यील्ड फेम इंडस्ट्रीज में आपको 4% की दिखेगी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 384 करोड़ के सामने आप ये देखिए कि फेम इंडस्ट्रीज की क्वार्टरली सेल आपको 325 करोड़ की आती हुई दिखेगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने है कि 1/4 मार्केट कैपिटलाइजेशन है सेल्स की, और इस अंडर परफॉर्मेंस और इस अंडर ओनरशिप को शायद नीरज जी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। कल का खिलाड़ी आज उनकी टीम में 2020 की टीम में फेम इंडस्ट्रीज आपको आता हुआ दिखेगा नीरज जी की तरफ से। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए एग्रोटेक इंडस्ट्रीज पर, जहां आपने शानदार तेजी देखी, ये हेमंत जी का स्टॉक पिक है। प्रदीप जी इन दोनों स्टॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं और फिलहाल जरा नजर डालेंगे एग्रोटेक फूड्स पर। प्रदीप जी, आपने कुछ और डेटा निकाला हो इस कंपनी पर? एग्रोटेक फूड से पहले मैं फेम पे दो बातें सिर्फ जोड़ना चाहूंगा शैल जी। दो चीजें जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मैंने भी इस कंपनी पे काफी क्लोजली रिसर्च की थी। एक तो ये कि ये कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइटिंग के साथ साथ ये रियर व्यू मिरर बनाते हैं, रेलवेज के लिए, बसेस के लिए, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी बेहतर है। इनफैक्ट आपको कई जगह जो LED बल्ब्स दिखते हैं आपको सड़कों पे, टनल्स में, वो सारा कारोबार भी इन्होंने पांव फैलाने की कोशिश की है। तो बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन है। और दूसरी बात, चूंकि आप काम करते हैं OEMs के लिए और देश के अंदर देखिए बहुत बड़ा कारोबार ऐसा है जो कि विदेशी ऑटो कंपनीज का है, तो इन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए हैं टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च लैब्स खोली है, एक जापान में, एक इटाली में। वो इसका एक बड़ा ड्राइवर है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ देश में काम नहीं कर सकते, आप उनको सप्लाई नहीं कर सकते। तो इतनी छोटी सी कंपनी, आपने भी बताया, मुश्किल से 300-400 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन जो विजन है वो काफी जबरदस्त है और स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फोकस्ड कंपनी के तौर पे सामने आती है। ये बात चूंकि मेरी इस पे नजर थी तो मैंने ढूंढी। एग्रोटेक फूड्स का जहां तक सवाल है शैल जी, आप बात कर रहे थे, देखिए यहां पर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो करीबन 160-62 के आसपास का इसकी बुक वैल्यू बैठती है। रिलेटिवली ये बड़ी कंपनी है, तकरीबन 1200 करोड़ के मार्केट कैप वाली। इसमें जो अच्छी बात है कि ये डेट फ्री कंपनी है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये तकरीबन 20% के आसपास जो कमाई करते हैं वो डिविडेंड के तौर पे शेयर करते हैं अपने कस्टमर के साथ। तो ये दो काफी इंटरेस्टिंग ड्राइवर्स हैं जो आपको इस कंपनी के लिए साफ तौर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां तक एग्रोटेक फूड्स का सवाल है। इसके अलावा अगर इस स्टॉक पर आपने कुछ और आगे जानकारी हासिल की हो तो बताइए। प्रदीप जी, ये चर्चा हो रही थी कल के खिलाड़ी आज पर, मेरे ख्याल से दो स्टॉक्स जरा मार्क करने अति आवश्यक हैं, उन पर ध्यान देते हैं। DCB बैंक को हम काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। यहां पर आपने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, लेकिन अब मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो लगभग 3 हफ्ते की लगातार बिकवाली के बाद स्टॉक वापस आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम शानदार है और क्योंकि सारे बैंक्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 3% ऊपर DCB बैंक। रिवर्सल यहां पर आपको आता हुआ दिखेगा ऑलमोस्ट मई 2014 के लोज से। तो देखिए क्या जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन है, और क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक सरकार पैकेज लेके आएगी, तो ये बैंक बहुत बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। पालवे साहब, अगर आप DCB बैंक पर राय दें चार्ट्स के लिए। जी शैल जी, आज देखिए काफी टाइम से इसमें एक करेक्टिव मूव चल रहा था और आज इसमें एक लोअर साइड से बाइंग एक्शन बनी है। हालांकि अभी रिवर्सल के लिए ये एक बार 70 का लेवल क्रॉस करे तो कहीं ना कहीं इसमें एक रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा। बट जिस तरीके से आज ड्यूरिंग द डे इसमें बाइंग एक्शन बनी, मुझे लग रहा है कि 70-72
ये दो टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा इसका वो 63 का होगा, तो और 70 के बाद इसमें एक रिवर्सल का कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर ये स्टॉक में एक बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है जो कि इसको 80 के लेवल की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अभी यहाँ से 70, 72 ये दो टारगेट के लिए बाय करेंगे, 63 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है 72 का लक्ष्य। ये बहुत ही अंडर ओन्ड बैंक है और जब चलता है तो शानदार तरीके से चलता है, लेकिन जो आप मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर में, ऐसा हो नहीं सकता कि उससे ये परे हो। लेकिन अब कम से कम आप यूं समझिए कि 2014 और 2020 6 साल के लो के बाद यहाँ पर कुछ आपको ग्रीन शूट्स बनती हुई दिख रही हैं। बाजार फिलहाल सिर्फ 40 अंक नीचे है और बंद होने में 6 मिनट बचे हैं। कौन से ऐसे 3 या 4 स्टॉक्स जहां आपको अच्छी तेजी दिख रही है? IOL केमिकल्स पर ध्यान दीजिए। न्यू स्काई टेरिटरी लगभग 364-365 का प्राइस आपको दिखेगा, 11% ऊपर, और 150 करोड़ का ट्रांजैक्शंस IOL केमिकल पर होता हुआ दिख रहा है। क्या ये BTST कैंडिडेट है? ये तो आपको पालविया साहब बताएंगे। रिकॉर्ड हाई और शानदार मूव 364 पर। जी बिल्कुल शैल जी, बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक में, और जिस तरीके की बाइंग इसने वॉलेटाइल मार्केट में भी दी है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ, बिल्कुल इसको BTST करके जाना चाहिए। 380, 385 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिलेंगे कल के सेशन में। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है 360 रुपए का बनेगा, 380, 385 इसके टारगेट होंगे। जी चलिए, लगातार आपको हाईएस्ट लेवल आता ही और दिख रहा है IOL केमिकल्स में। अब 366.40 और ब्लू स्काई टेरिटरी आपके सामने। एक स्टॉक जो सुबह से रिकमेंडेशन लिस्ट पे है CNBC आवाज की, खासकर प्रदीप जी की, वो है वेदांता। अब 90 का प्राइस आपको कैश में दिखेगा, और जो आपने 2 हफ्ते पहले एक जो ग्रीन कैंडल देखी थी उसका हाई था 91। तो पूरी कोशिश वेदांता की कि बाजार बंद होने से पहले वो हाई टूटे। वॉल्यूम शानदार, लगभग 6 करोड़ 36 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, 13% ऊपर, 90 प्राइस। पालवे साहब, क्या राय कल के सत्र के लिए? बिल्कुल BTST करके जाना चाहिए। वीकली चार्ट पे इसने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर आज क्लोज दे रहा है। मुझे लग रहा है इसमें कल तक जो टारगेट बनेंगे वो 95 तक के बनेंगे। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रहेगा 87 रुपीज का रहेगा। आती हुई देखिए, बिल्कुल कॉन्ट्रा कॉल थी सुबह सुबह, बाजार खुलते ही हमने आपको दी थी जब सारे मेटल कमजोर थे, और आपने देखिए दिन के दौरान क्या शानदार कमाई की है। नजर डालिए बंधन बैंक पे इस बीच जो नतीजे आ रहे हैं, मुनाफा 517 करोड़ पर आया है। हमारा अनुमान तकरीबन 700 करोड़ का या 650 करोड़ के आसपास का तो था ही, लेकिन दूसरे कई एजेंसीज के अनुमान मैंने देखे थे तो वो थोड़े कंजर्वेटिव थे। उस हिसाब से आप कह सकते हैं मोर और लेस इन लाइन फिलहाल मुनाफे का ये आंकड़ा है। अगर आप NPS पे नजर डालें तो ग्रॉस NPA दरअसल कम हुए हैं यहाँ पे, करीब 1.5% के आसपास आते हुए, तो ये एक संकेत फिलहाल अच्छे दिखाई दे रहे हैं बंधन बैंक से। इसके डिटेल्स पर नजर डालनी होगी, लेकिन इस वक्त आपके पास समय नहीं है क्योंकि बाजार बंद होने जा रहा है। तो इस नतीजे पर और विस्तार से आगे जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ दरअसल आपने इसमें देखा है, इसके डिटेल्स कैसे निकल कर आते हैं, क्योंकि कई एक राज्यों में बंधन बैंक के लिए इस क्वार्टर के दौरान मुश्किलें आती हुई दिखाई दी थी। खासतौर पर असम की बात हमने सुनी थी और उड़ीसा की। लेकिन बाजार अपनी क्लोजिंग के वक्त पे आ गया है, तो आइए चलते हैं अपनी वॉल पे और देखते हैं कैसी हो रही है आज की क्लोजिंग। निफ्टी आपके सामने 9200 के करीब। तो देखिए, बेयर्स ने अपना किला डिफेंड कर लिया, 9230-40 के ऊपर नहीं निकल पाए, लेकिन वहां तक पुल बैक देकर के बुल्स ने भी साबित कर दिया कि उनके पास काफी ताकत है। तो 9000 के जोन के पास से उन्होंने वापस फेंका बेयर्स को करीब करीब उनके पाले में। इंटरेस्टिंग लेकिन इनडिसाइसिव। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक पे, अच्छी रिकवरी यहां देखने को मिली है। निफ्टी बैंक का नुकसान काफी कम हो गया है। बैड बैंक से जुड़ी हुई खबर आई, स्टिमुलस की उम्मीद कि प्रधानमंत्री जी शायद कुछ ऐलान करें। लगातार हम खबरें सुन रहे हैं कि काम चल रहा है और उसका असर आपने यहां पर साफ तौर पे आते हुए देखा है। मिड कैप इंडेक्स पे और स्मॉल कैप पे दबाव देखने को मिला। हालांकि अगर आप सुबह के मुकाबले देखेंगे तो अभी आप ये जो एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, 8 शेयर ऊपर तो 13-14 शेयर नीचे, वो इक्वेशन काफी बेहतर है। पहले घंटे का इक्वेशन इससे बहुत ज्यादा बुरा था, बहुत कमजोर था। तो आप समझिए कि काफी सारे स्टॉक है जो ये नीचे वाले खाने से निकलकर ऊपर वाले कोष्टक में आए हैं। तो ये आपको एक दिन के दौरान रिवर्सल का मूड देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 0.5% की तेजी है। PSU बैंक इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली है और ये तो ग्रीन जोन में जाकर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं। दिग्गजों में
अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए आईटीसी ने बहुत शानदार कंट्रीब्यूट किया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने काफी शानदार कंट्रीब्यूशन किया पॉजिटिव साइड में, लेकिन हमारे सामने लूजर्स पहले हैं तो उन पर नजर डाल लेते हैं। आरआईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, गेल और एशियन पेंट्स। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों पर खासतौर पर नजर बनी रहेगी। एशियन पेंट्स पे लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और आज यहां पर एक डाउनग्रेड भी आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखिए बढ़ने वालों की हम बात कर रहे थे। वेदांता 12-13% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। आईटीसी 4-4.25% दिन के आखिर में। भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक में आपको शायद बड़ा गेन नहीं दिखे, लेकिन दिन के लोज से जो रिकवरी आई है वो बहुत बड़ी है और वजन के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आईसीआईसीआई बैंक ने आज रिकवरी में बड़ा योगदान दिया है। दूसरे स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं डायरेक्टर साहब। अभी मेरे ख्याल से फाइनल फिगर आने में थोड़ा सा वक्त है, तब तक देख लीजिए कल का खिलाड़ी आज एग्रोटेक फूड और फीएम इंडस्ट्रीज, दो स्टॉक्स जो आज हमारे दोनों कप्तानों ने चुने, जो कल भी इनकी टीम में शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए कमाई के आइडियाज पर। एनआईआईटी लिमिटेड जो आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक भी है। हेक्सावेयर एक और आईटी स्टॉक जिस पर हमने सुबह से नजर डाली थी और काफी तगड़ी कमाई इसमें हुई है। प्रोविजनल क्लोजिंग का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा 9209, अच्छा नंबर है। मेरे ख्याल से जो अंतिम आंकड़ा होगा वो भी 9200 के ऊपर देखने को जरूर मिलेगा। निफ्टी बैंक 18900 के काफी करीब, लेकिन इसके नीचे ही आपको एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई देगा। हम यहाँ पर एक जिस लेवल पे नजर रखे हुए थे 18700 के, वो आज सुबह टूटा, हम काफी नीचे गए, लेकिन फाइनली इससे ऊपर आकर बंद हो रहे हैं। तो कल का ट्रेड आपको बताएगा कि ये आज का जो मूव था क्या वो केवल एक व्हिप सॉ, एक धोखा था, या फिर वो ट्रेंड था। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ और स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं आज जहां पर हमारी नजर थी। देखिए इंटरग्लोब एविएशन 6% ऊपर फाइनली, और स्पाइस ने साथ दिया है 5% की तेजी के साथ। आरवीएनएल 5% का सर्किट फिर से लगा। इरकॉन, ये पिछले हफ्ते मेरा फंडा स्टॉक रहा था, कल भी हमने इस पर नजर डाली थी। राइट्स और रेलवे से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट आईआरसीटीसी भी आपको सर्किट पे दिखाई देगा। कोचिन शिपयार्ड, ये आज के लिए कमाई का आइडिया था, जैकपॉट के तौर पे आपको आशीष ने सुझाया। इसके अलावा आईओएल केमिकल, देखिए आखिरी घंटे में हमने स्पॉट किया और 11.5% ऊपर ये आपको बंद होता हुआ नजर आ रहा है। सीमेक का मेरे ख्याल से ये स्टॉक 2020 का आज स्टॉक था और यहाँ पर आपको 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो तगड़ी कमाई हुई है आपकी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दीपक फर्टिलाइजर देखिए 7% ऊपर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त मूव इसमें आया, लेकिन फैक्ट और आरसीएफ भी इसको फॉलो करते हुए, तो ये एक थीम है जो बाजार की फेवरेट लगातार बनी हुई है, जिसमें हमने तेजी आते हुए आज के ट्रेड में भी देखी। लेकिन हीरो तो इस सेगमेंट में आज का दीपक फर्टिलाइजर ही था। शैल जी। तो प्रदीप जी, अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो निफ्टी की बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है। जो लेवल पर कल बंद हुआ था 9225, वहीं पर आज भी आप उसकी क्लोजिंग आते हुए देख रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि बाजी मेरे हिसाब से बुल्स ने मारी है, क्योंकि आपने दिन का लोएस्ट लेवल देखा 9045, तो वहां से लगभग 180 पॉइंट वापस निफ्टी खींचकर ऊपर की तरफ बंद हुआ है। और क्योंकि आपने कल भी सेलिंग आती हुई देखी और आज फ्लैट बंद हुआ है, पिछला पूरा हफ्ता आपने लगभग 5.6% का नुकसान दिखाया है, तो मेरे ख्याल से वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपको बुल्स वापस कंट्रोल में आते हुए दिखेंगे, कम से कम सेंटिमेंट के। अब देखते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एफएनओ में आज कांटे की टक्कर थी, 72 और 77, तो ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो आपको आता हुआ दिखेगा। निफ्टी और माफ कीजिए बैंक निफ्टी में कल जहां बहुत बुरा हाल था, अब ऑलमोस्ट 5 ऐसे बैंक्स हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। पिछले 20 मिनट में अगर कोई एक सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखा है हरे निशान की तरफ, तो बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जो दिन के न्यूनतम लेवल से कम ऊपर हरे निशान में सांस लेते हुए आपको दिखेंगे। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपने लॉन्ग पोजीशंस का बिल्डअप देखा, और क्या ये तेजी आपको कल बरकरार होती हुई दिखेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपके सामने लाते हैं वेदांता। ये स्टॉक 12.25% ऊपर बंद हुआ है और यहाँ पर 20% ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ग्रुप कंपनीज, पेरेंट कंपनी वेदांता को बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट की बात पर चर्चा होती दिख रही है। स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने बंद होता हुआ दिखा। एनटीपीसी बहुत ही शांत स्टॉक, लेकिन आज 6% ऊपर 92 रुपये 15 पैसे के आसपास। इंडिगो लगातार तीसरे दिन तेजी में, यहाँ पर आप लगभग 12% का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं और स्टॉक 4 डिजिट में बंद होता हुआ 1013 के आसपास।
भारतीय एयरटेल पर काफी समय से एक लॉन्ग कॉल चल रहा है। ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर यह स्टॉक बंद हुआ है, रिकॉर्ड हाई की तरफ अग्रसर। 560 पर यह बंद हुआ, 563.30 यहां पर आपने एक हाई लगता हुआ देखा और स्टॉक में 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। कमाल का स्टॉक आईटीसी स्विंग ट्रेड आज इसमें शानदार तरीके से आपने देखा। दिन का लोएस्ट लेवल 157 और क्लोजिंग है 165.70, लगभग 4.5% की इसमें आपने इजाफा आता हुआ देखा। टाइटन पर खास नजर रखिए, 850-80 पर यह स्टॉक बंद हुआ है, ऑलमोस्ट दिन के हाईएस्ट लेवल पर। 6 दिन की गिरावट, तो आप ये उम्मीद कीजिए कि यहां पर आपको एक अच्छी तेजी कल के सत्र में भी आती हुई दिखेगी। 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। बजाज ट्विंस आपको तेजी में बढ़ते हुए दिखेंगे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो और खासकर हीरो मोटर्स में भी आपने एक अच्छा बिल्डअप ऑफ लॉन्ग पोजीशंस आता हुआ दिखा। इस कमजोरी में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपने एक अच्छा लाल निशान देखा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ? बीएचईएल पर नजर डालिए, 4% नीचे, 21.70 रुपए। अपोलो टायर्स आपको 2% नीचे बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आपके सामने बिकवाली आती हुई दिखी है एशियन पेंट्स पर, 1527 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। यहां पर आपने 3% का कट देखा। गोल्डमैन सैक्स ने एक सेल रिपोर्ट दी और वहां पे प्राइस टारगेट था 1111। दिन का लो 1512 और 1527 पर आपको एशियन पेंट्स बंद होता हुआ दिखा है। नतीजों के बाद बंधन बैंक में आपने 2% का कट आता हुआ देखा, 234 के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। और नतीजों से पहले कोटक बैंक 2.5% नीचे, 1160 के आसपास। प्रदीप जी। तो ये आज की क्लोजिंग फिलहाल आपके सामने और निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रिकवरी हमने आते हुए देखी। अब बाजार को भी काफ़ी इंतज़ार रहेगा 8 बजे का, जब प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे और अनुमान लगेगा कि आगे लॉकडाउन की क्या स्थिति रहने वाली है और राहत की क्या स्थिति रहने वाली है। तो वो एक काउंटडाउन चल रहा है, हमारे स्क्रीन पर भी आप लगातार देख सकते हो और हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा जो 8 बजे आपको इस पूरी प्रधानमंत्री की बातचीत का विश्लेषण भी सुनाएगा और हम प्रधानमंत्री का संबोधन सीधे आपको सीएनबीसी आवाज पे सुनाएंगे ही। वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का अपने एक्सपर्ट से। राजेश जी, श्रीकांत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कॉल्स देने के लिए। और आइए आपको बताते हैं आज क्या हाल रहा स्टॉक 2020 के रिटर्न का। तो ये रहा आपके सामने आज का मैच। थोड़ा लो स्कोरिंग देखने को मिलेगा आपको, लेकिन देखिए चूंकि शुरुआत ही हमने बहुत तेज गोते के साथ की थी, तो अगर आपने हमारी दोनों कप्तानों के सुझाए हुए स्टॉक्स निचले स्तरों पे गिरावट में खरीदे होंगे तो आपके रिटर्न तो आज बेहद शानदार आए होंगे, क्योंकि बल्लेबाजी पर जोर था और शुरुआती घंटे की गिरावट के बाद और खास तौर पे करीब 11 बजे के बाद से अगर आप देखें तो बाजार ने जो ऊपर का रुख पकड़ा, आपको करीब 150 पौने 200 पॉइंट की कमाई तो निफ्टी नहीं करा दी। वो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिन पर आज हमारे कप्तानों की नजर थी। और आप देख सकते हैं हेमंत की टीम में रीओपनिंग की थीम दिखाई दे रही थी। V2 रिटेल था, जुबिलेंट फूड और स्पेंसर रिटेल और साथ ही साथ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। जी हाँ, मैं भी खीरकौदम और रसगुल्ला को बहुत मिस कर रहा हूँ। लेट्स सी कब तक वापस से दुकानें खुलती हैं, उसका इंतजार सभी को है, लेकिन रिटर्न तो खैर आपने आज स्पेशलिटी में कमा लिए होंगे। चलिए यहाँ पर वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद चाय पे चर्चा।